हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान इतिहास में बीकानेर का राजवंश। ठीक है, इसके पहले हमने मेवाड़ और जोधपुर का हम राजवंश पढ़ चुके हैं। ठीक है, जोधपुर में कौन से वंश का शासन था? राठौड़ वंश का शासन था। उसी की एक ब्रांच कहाँ पर है? बीकानेर में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बीकानेर का राजवंश। बीकानेर का इतिहास। ठीक है, बीकानेर में भी कौन से वंश का शासन था? राठौड़ वंश का शासन था। जो जोधपुर है उसी की एक ब्रांच कहाँ पर है? बीकानेर। ठीक है, जोधपुर किसने बसाया था? जोधा ने। जोधा का एक बेटा था बीका। ठीक है, दूसरे नंबर का बेटा था बीका, उसी ने क्या बनाया? बीकानेर बसाया। ठीक है, बीकानेर। इस बीकानेर को जांगल प्रदेश भी कहते हैं। कौन सा प्रदेश कहते हैं? जांगल प्रदेश। ये ज्योग्राफी में पढ़ा था हमने, जांगल प्रदेश किसको कहते हैं? बीकानेर को। ठीक है, तो इसके जो शासक है, बीकानेर के जो शासक है, वो कौन सी उपाधि ग्रहण करते हैं? जांगलदर बादशाह की। ठीक है, तो पूछ ले आपसे कि कौन से वंश के शासक जो है जांगलदर बादशाह की उपाधि ग्रहण करते हैं, तो बीकानेर। ठीक है, बीकानेर राजवंश के जो शासक है वो जांगलदर बादशाह की उपाधि ग्रहण करते हैं। ठीक है, जांगल प्रदेश, बीकानेर। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बीका से। किससे स्टार्ट करते हैं? बीका से। बीका 1465 से 1504। ठीक है, बीका किसका बेटा था? जोधा का बेटा था। तो 1465 में, सन भी याद रखने हैं। ठीक, 1465 में बीकानेर में ये क्या करता है? राठौड़ राजवंश की स्थापना करता है। ठीक है, बीकानेर में राठौड़ राजवंश की स्थापना। राठौड़ राजवंश की स्थापना। ठीक है, तो बीकानेर में राठौड़ राजवंश की स्थापना कब हुई? 1465 में हुई। ठीक है, यहां पर एक जाट सरदार हुआ करता था जिसका नाम था राव नरा। क्या नाम था? राव नरा नाम का एक जाट सरदार था। इसका गोत्र था गोधारा। कौन सा गोत्र था इसका? गोधारा गोत्र। तो इस राव नरा को हरा कर ये क्या करता है? बीकानेर की स्थापना करता है। ठीक है, राव नरा जो कि एक जाट सरदार था, वो इसकी अधीनता स्वीकार कर लेता है बीका की। तो उसके बाद में बीकानेर में राठौड़ राजवंश की स्थापना हुई। ठीक है, तो ये बीका और इस नरा से नर, ठीक है, इन दोनों से मिलाकर क्या बना? बीकानेर। ठीक है, बीका से बीका और नरा से क्या बना? नेर। ठीक है, तो ये बीकानेर किससे बना? नरा से और बीका से। बीका इसकी अधीनता स्वीकार कर लेता है, राव नरा जो है बीका की अधीनता स्वीकार कर लेता है, और इस प्रकार से जो बीका है वो क्या करता है? राठौड़ राजवंश की स्थापना 1465 में करता है। ठीक है, तो जो बीकानेर वालों का राज तिलक है वो कौन से गोत्र के जाट सरदार करते हैं? गोधारा गोत्र के जाट सरदार करते हैं। ठीक है, बीकानेर वालों का राज तिलक, राज तिलक। ठीक है, अब ये अपनी राजवंश स्थापित कर लिया। ठीक है, अपना राज्य स्थापित कर लिया। अब इसके बाद ये क्या करेगा? अपनी राजधानी बनाएगा। ठीक है, तो एक जगह पड़ती है कोडमदेसर। कौन सी जगह पड़ती है? कोडमदेसर। कोडमदेसर। ज्यादातर सर जो आएगी पीछे वो कौन सी जगह पे आएगी? बीकानेर वाली जगह पे। जैसे लूणकरण सर, वो भी कहाँ पे आएगा? बीकानेर में आएगा। सर मतलब तालाब। ठीक है, जल संरक्षण की एक विधि है, इसलिए यहाँ पर ज्यादातर पीछे क्या लगा हुआ होता है? सर, क्योंकि बीकानेर में क्या है? पानी की कमी। ठीक है, जांगल का मतलब ही है जहाँ पानी कम है, हवा ज्यादा है। ठीक है, तो 1472 में कोडमदेसर में ही अपनी राजधानी बनाना चाहता है बीका। ठीक है, अपनी राजधानी कहाँ पर बनाना चाहता है? ये कोडमदेसर में। लेकिन यहाँ पर जो जैसलमेर वालों का राज था पूगल नामक जगह पर। ठीक है, तो जैसलमेर में कौन से वंश का शासन था? भाटियों का शासन था। तो वो ऑब्जेक्शन करते हैं कि ये तो हमारे अंडर आता है। ठीक है, तो फिर बाद में उनके विरोध के कारण ये अपनी राजधानी कोडमदेसर नहीं बना पाता है। ठीक है, लेकिन ये अपनको राजा कहाँ पर घोषित करता है? कोडमदेसर नामक जगह पर। बीका क्या करता है? स्वयं को राजा घोषित करता है। ठीक है, राजवंश की स्थापना तो पहले कर ली, लेकिन राजधानी बनाएगा उसके बाद ही स्वयं को राजा नियुक्त करेगा। तो इस जगह पर ये क्या करता है? स्वयं को राजा घोषित करता है। स्वयं को राजा घोषित। ठीक है, पूछ ले आपसे कि बीका कौन सी जगह पर स्वयं को राजा घोषित करता है, या कौन सी जगह को अपनी राजधानी बनाना चाहता था? तो कोडमदेसर को अपनी राजधानी बनाना चाहता है। ठीक है, अभी बीकानेर नगर की स्थापना नहीं हुई है। ठीक है, अभी केवल राठौड़ राजवंश की स्थापना हुई है। अब होगी बीकानेर नगर की स्थापना। 1488 बीकानेर की स्थापना। बीकानेर नगर की स्थापना।
आपसे पूछे कि राठौड़ राजवंश की स्थापना, बीकानेर की जो राठौड़ राजवंश की स्थापना है वो कब हुई? 1465 में। बीकानेर नगर की स्थापना कब हुई? 1488 में, ठीक है। जोधपुर की स्थापना कब होती है? 1459 में, ठीक है। और उदयपुर की स्थापना कब होती है? 1559 में। तो बीकानेर नगर की स्थापना, बीका से बीका और रावनरा से नरा, ठीक है। तो ये बीकानेर नगर की स्थापना होती है आखा तीज के दिन होती है। किस दिन होती है? आखा तीज, जिसे हिंदी में अक्षय तृतीया भी कहते हैं, ठीक है। आखा तीज के दिन ये स्थापना होती है, ठीक है। आखा तीज कब मनाई जाती है? वैशाख शुक्ल तृतीया को, ठीक है। कब मनाई जाती है? वैशाख शुक्ल तृतीया को आखा तीज मनाई जाती है, ठीक है। जो ये बीकानेर की स्थापना है ये होती है करणी माता के आशीर्वाद से, ठीक है। बीकानेर ऐसा कहते हैं कि जोधा से कुछ मतभेद हो गया था बीका का, ठीक है। जोधा से क्या हो गया था? कुछ मतभेद हो गया था, तो उसके कारण ये यहाँ से चला जाता है। तो करणी माता से आशीर्वाद लेता है। किससे आशीर्वाद लेता है? करणी माता के आशीर्वाद से लेता है। तो वो कहते हैं कि भाई तुम्हारा राज्य बहुत फलेगा फूलेगा। तो उसी से करणी माता से आशीर्वाद लेकर क्या करते हैं? बीकानेर नगर की स्थापना करते हैं, ठीक है। करणी माता के आशीर्वाद से, करणी माता के आशीर्वाद, ठीक है। तो करणी माता क्या हो जाएगी? बीकानेर वालों की इष्ट देवी, ठीक है। करणी माता क्या हो जाएगी? बीकानेर वालों की इष्ट देवी हो जाएगी। कुल देवी कौन सी है राठौड़ों की? राठौड़ों की कुल देवी है नागणेची माता, ठीक है। कुल देवी कौन सी है राठौड़ों की? नागणेची माता। तो बीकानेर वालों की भी यही रहेगी, ठीक है, नागणेची माता, ठीक है। कुल देवी कौन सी है? नागणेची माता। इसी प्रकार एक कुल देवता भी है लक्ष्मीनाथ जी या लक्ष्मी नारायण जी, या लक्ष्मी नारायण जी। ये स्वयं को क्या मानते हैं? लक्ष्मी नारायण जी के दीवान मानते। मेवाड़ वाले खुद को क्या मानते थे? एकलिंग जी के दीवान मानते थे, ठीक है। ये खुद को लक्ष्मी नारायण जी के दीवान। इसके बाद हम पढ़ेंगे आमेर का कछवा वंश, तो वो मानते हैं खुद को गोविंद देव जी के दीवान, ठीक है। तो जो नागणेची माता है, अब देखो यहाँ पर जो है ब्लड रिलेशन है किसके साथ? जोधपुर वालों के साथ, ठीक है। क्योंकि बीका किसका बेटा था? जोधा का ही बेटा था। तो इनमें बढ़िया बनेगी जोधपुर वालों में। जैसे ही इसने बीकानेर की स्थापना की, जोधा ने इससे कहा कि भाई तू अब बीकानेर संभाल, ठीक है। जोधपुर पे ऑब्जेक्शन मत करना। इसने कहा ठीक है, लेकिन मुझे कुछ चीज़ें चाहिए, ठीक है, मुझे राज चिन्ह की कुछ चीज़ें चाहिए, तो मुझे दे देना। तो जोधा ने कहा ठीक है। लेकिन जैसे ही जोधा की मौत होती है उसके बाद जोधपुर पे सूजा नामक व्यक्ति का अधिकार, इसका भाई बंद रहता है बीका का, ठीक है। तो ये मना कर देता है, ठीक है, राज चिन्ह देने से। तो थोड़े बहुत दिनों तक उनमें मतभेद होता है, लेकिन बाद में फिर सूजा क्या दे देता है? नागणेची माता, ठीक है। तो नागणेची माता बीकानेर में स्थापित हो जाती है, ठीक है। तो ये इतना सा मतभेद, फिर आगे पढ़ेंगे हम मतभेद आगे, ठीक है। जो पाहेबा साहेबा का युद्ध होता था मालदेव और जैतसी के बीच में, ठीक है, उसके बाद से फिर इनके बीच में टकरार असली में होती है। अभी तो क्या है, ये बढ़िया भाई बंदे आपस में बड़े, दोनों की जब भी एक दूसरे की जरूरत पड़ेगी दोनों एक दूसरे के काम आएंगे, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा? बीकानेर की स्थापना 1465 में बीकानेर में राठौड़ राजवंश की स्थापना होती है, ठीक है। बीकानेर नगर की स्थापना होती है 1488 में, बीका से बीका, ठीक है। और नर किसके नाम पे बना? राव नरा के नाम पर। राजतिलक कौन करेगा? गोधारा गोत्र के जाट सरदार करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने देखा करणी माता के आशीर्वाद से स्थापना। करणी माता इष्ट देवी, नागणेची माता कुल देवी, लक्ष्मीनाथ जी कुल देवता, ठीक है। ये सब बातें पढ़ी। किस दिन हुई बीकानेर नगर की स्थापना? आखा तीज के दिन हुई, अक्षय तृतीया। अक्षय तीज कब मनाई जाती है? वैशाख शुक्ल तृतीया को, सर्वाधिक बाल विवाह वाला दिन, ठीक है, अबूझ सवा। आखा तीज के दिन इस दिन उड़ाई जाती है बीकानेर में पतंगे, ठीक है। क्या उड़ाई जाती है? पतंगे उड़ाई जाती है आखा तीज के दिन। तो आखा तीज के दिन पतंगे उड़ाई जाती है। तो ये है हमारा बीका, लिखो, ठीक है। तो बीकानेर में भी कौन से वंश का शासन था? राठौड़ राजवंश का शासन था। जोधपुर की एक यूनिट के रूप में स्थापित किया गया था बीका के द्वारा। 1465 में बीकानेर में राठौड़ राजवंश की स्थापना हुई। बीकानेर नगर की स्थापना हुई 1488 में आखा तीज के दिन। इस दिन उड़ाई जाती है पतंगे। करणी माता के आशीर्वाद से ये हुई थी, इसलिए करणी माता क्या है? बीकानेर के राठौड़ राजवंश की इष्ट देवी। कुलदेवी कौन सी है? नागणेची माता। और कुलदेवता लक्ष्मीनाथ जी या लक्ष्मी नारायण जी, ठीक है।
बीका कौन से स्थान पर स्वयं को राजा घोषित करता है? तो कोडमदेसर, ठीक है, कोडमदेसर नामक स्थान पर स्वयं को राजा घोषित करता है। पहले वो राजधानी कोडमदेसर को ही बनाना चाहता था, लेकिन मुगल के भाटियों के विरोध के कारण वो क्या करता था, आगे बढ़ जाता है और फिर बाद में बीकानेर नगर की स्थापना करता है। ठीक है, बीका से बीका और राव नरा से नरा, गोदारा गोत्र के जो जाट सरदार है वो राज तिलक करते हैं बीकानेर वालों का। ठीक है, आगे चलते हैं। लूणकरण, पंद्रह सौ 5 से 1526 तक। ये जैसलमेर का एक राजा होता है जैसी, तो उसको हराता है। ठीक है, तो इसकी पॉलिटिकल अचीवमेंट देखते हैं, इसकी राजनीतिक उपलब्धियां अगर हम देखते हैं, राजनीतिक उपलब्धियां, तो क्या रहता है, जैसी कहाँ का है, जैसलमेर को हो रहा है। ठीक है, उसके बाद एक जगह पड़ती है नागौर, नागौर का मोहम्मद खां को भी हराता है। ठीक है, नागौर के मोहम्मद खां को भी हराता है, मोहम्मद खां नागौर को हराया। अब इसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया, ठीक है, जीतता जा रहा है तो कॉन्फिडेंस बढ़ गया, तो ये बाहर चला जाता है, हरियाणा में एक जगह पड़ती है नारनौल। ठीक है, तो नारनौल में चला जाता है और वहाँ का एक नवाब है उसके खिलाफ लड़ता हुआ मारा जाता है। ठीक है, एक युद्ध होता है, युद्ध का क्या नाम है, ढोसी का युद्ध, ढोसी का युद्ध 1526 में। किस किस के बीच में होता है ये, लूणकरण वर्सेस अभिमीरा। अभिमीरा कहाँ का नवाब है, नारनौल का नवाब है। ठीक है, नारनौल कहाँ पे पड़ता है, हरियाणा में एक जगह पड़ती है नारनौल। ठीक है, तो ढोसी का युद्ध होता है, लूणकरण और अभिमीरा, जीतता कौन है, अभिमीरा, और यहाँ पर क्या होता है, लूणकरण मारा जाता है। ठीक है, तो ये इसकी पॉलिटिकल अचीवमेंट है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। लूणकरण के नाम से क्या जगह बनी हुई है, लूणकरणसर, लूणकरणसर। ठीक है, नगर भी है और खारे पानी की झील भी है। ठीक है, नगर भी और खारे पानी की झील भी है। तो किस किस को रहता है, जैसलमेर के जैसी को रहता है, नागौर के मोहम्मद खां को रहता है, बाद में ढोसी के युद्ध में जो है नारनौल के नवाब अभिमीरा से हार जाता है। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट है इसका टाइटल, उपाधि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लूणकरण की उपाधि। एक राइटर हुए जिसका नाम है बीटू सुजा। ठीक है, राइटर का क्या नाम है, बीटू सुजा। इसके तुरंत बाद पढ़ेंगे हम जैसी, जैसी का दरबारी कवि है बीटू सुजा। ठीक है, तो बीटू सुजा लूणकरण के बारे में कहता है, कलयुग का कर्ण, कलयुग का कर्ण। ठीक है, बड़ा दान धर्म करता था, अकाल के समय इसने बहुत व्यवस्थाएं कराई थी, खुद का जो है खजाना खोल दिया था, इसलिए बीटू सुजा ने इसको क्या कहा, कलयुग का कर्ण का। ठीक है, तो कलयुग का कर्ण कौन से शासक को कहा गया, लूणकरण को। किसके द्वारा कहा गया, बीटू सुजा के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा एक और राइटर है जिनका नाम है जयसोम, जयसोम। आगे पढ़ेंगे हम राय सिंह, तो उसका दरबारी कवि था जयसोम। ठीक है, इसका एक ग्रंथ था, इसका नाम है कर्मचंद वंशोद कीर्तन, वंशोद कीर्तन काव्यम। ठीक है, ग्रंथ का क्या नाम है, कर्मचंद वंशोद कीर्तन काव्यम। ये किसका ग्रंथ है, जयसोम। किसका दरबारी कविता है, राय सिंह, इसके तुरंत बाद आएगा। ठीक है, तो इसमें ये इसको क्या कहता है, कर्ण। कलयुग का कर्ण तो कौन कहता है, बीटू सुजा। और कर्ण की, केवल कर्ण की संज्ञा कौन देता है, क्योंकि जो भी दान धर्म करता है उसकी तुलना किससे करते हैं, कर्ण से। ठीक है, तो जयसोम इसको कर्ण की संज्ञा देता है। तो ये दोनों ही टाइटल इंपॉर्टेंट है कि कलयुग का कर्ण और कर्ण। ठीक है, कलयुग का कर्ण तो किसने कहा, बीटू सुजा ने। किसको कहा, लूणकरण को कहा। और इसके अलावा जयसोम ने इसको क्या कहा, कर्ण। कौन से ग्रंथ में कहा, कर्मचंद वंशोद कीर्तन काव्यम। ये ग्रंथ आगे भी आएगा। ठीक है, ये ग्रंथ आगे भी आएगा, कर्मचंद वंशोद कीर्तन काव्यम। ठीक है, तो ये है हमारा लूणकरण। लूणकरण के नाम पर ही लूणकरणसर नगर और लूणकरणसर झील, जो कि खारे पानी की झील है। ठीक है, लिखो। ठीक है, तो लूणकरण, कलयुग का कर्ण कौन कहता है, बीटू सुजा। और जो है जयसोम, इसको क्या कहता है, कर्ण। केवल कर्ण की संज्ञा इसको कौन देता है, जयसोम। ढोसी का युद्ध किस किस के बीच में है, नारनौल के नवाब अभिमीरा और लूणकरण के बीच, जिसमें लूणकरण मारा जाता है।
अगला पढ़ेंगे जेसी 1526 से 1541 के बीच, ठीक है जेसी। 1527 के में कौन सा युद्ध होता है फेमस? खानवा का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है फेमस? खानवा का युद्ध, बाबर और राणा सांगा की तरफ। तो राणा सांगा उस समय पाती पेरवन नामक एक प्रथा को फॉलो करता है, जिसमें वो राजस्थान के सभी राजपूत राजाओं को बुलाता है, ठीक है। तो बीकानेर को भी इनविटेशन जाता है। बीकानेर का शासक इस समय कौन है? जेत सिंह। तो जेत सिंह तो स्वयं नहीं जाता है, लेकिन इसके बेटे कल्याणमल को भेजता है, ठीक है। तो खानवा के युद्ध में, खानवा का युद्ध कब होता है? 1527 में। बेटे कल्याणमल को भेज, ठीक है। तो बीकानेर की तरफ से कौन जाता है? कल्याणमल। और राजा कौन था? जेत सिंह, ठीक है। इस युद्ध में बाबर की जीत होती है, बाबर बन जाता है हिंदुस्तान का सम्राट, ठीक है। बाबर के बेटे हैं हुमायूं और एक और बेटा है उसका कामरान, ठीक है। बाबर का एक और बेटा है कामरान। तो आपस में राज्य को डिवाइड कर लेते हैं, और इधर जो काबुल वाला हिस्सा है ये किसको मिल जाता है? कामरान को मिल जाता है, ठीक है। लेकिन कामराज की जो साम्राज्य लालसा है वो बढ़ती जाती है। काबुल की तरफ से आता है वो बटनेर की तरफ, बटनेर को जीत लेता है, ठीक है। बटनेर को भी जीत लेता है, और इधर से आता है वो बीकानेर की तरफ, ठीक है। इधर से कहाँ आता है? बीकानेर की तरफ। तो एक युद्ध होता है जिसका नाम है राती घाटी का युद्ध। राती घाटी का युद्ध। राती घाटी हम बीकानेर को भी पढ़ते हैं। जब हमने किले पढ़े थे तो बीकानेर का किले का नाम दिया था लालगढ़, जूनागढ़ और राती घाटी का किला। तो राती घाटी किसको कहते हैं? बीकानेर को ही कहते हैं। तो युद्ध कब हुआ? नाम याद रखना है, ठीक है, सन याद रखना है। 1534 में ये युद्ध हुआ। कब हुआ? 1534 में। किस किस के बीच में हुआ? कामरान, हुमायूं का भाई ये कामरान, बाबर का बेटा और हुमायूं का भाई, वर्सेज जेत सिंह। और इस युद्ध में कौन जीतता है? जेत सिंह, ठीक है। हुमायूं के भाई जो है कामरान को हरा देता है राती घाटी के युद्ध में, ठीक है। और खानवा के युद्ध में अपने बेटे कल्याणमल को भेजता है सांगा की हेल्प के लिए, ठीक है। इस युद्ध की जो जानकारी है, जो राती घाटी के युद्ध की जानकारी है, वो किसमें मिलती है? इसका दरबारी कवि है बीटू सुजा, ठीक है। उसका ग्रंथ का नाम है राव जेतसिरो छंद, राव जेतसिरो छंद। तो इस ग्रंथ में इस राती घाटी के युद्ध की जानकारी मिलती है, ठीक है। बीटू सुजा, बीटू सुजा कलयुग का कर्ण किसको कहता है? लूणकरण को, ठीक है। लूणकरण को क्या कहता है? कलयुग का कर्ण। राव जेतसिरो छंद में राती घाटी के युद्ध की जानकारी मिलती है, जिसमें कि जेत सिंह विनर रहता है, ठीक है। हुमायूं के भाई कामरान को हराता है। एक और युद्ध होता है जो हमने पहले पढ़ चुके हैं, पाहेबा या साहेबा का युद्ध। पाहेबा या साहेबा का युद्ध कब होता है? ये 1541 में, ठीक है। कब होता है? 1541 में। किस किस के बीच में होता है? मालदेव वर्सेस जेत सिंह। और इसमें विनर कौन होता है? मालदेव, ठीक है। इसमें कौन विनर होता है? मालदेव। अब देखो, अभी तक ब्लड रिलेशन है दोनों के बीच में, जोधपुर के बीच में और बीकानेर के बीच में, लेकिन यहाँ इससे क्या हो जाता है? संबंधों में कड़वाहट आ जाती है और एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाते हैं इसी युद्ध से, ठीक है। अभी तक बढ़िया कोऑपरेशन चल रहा था दोनों के बीच में, लेकिन पाहेबा या साहेबा का युद्ध में जैसे ही जेत सिंह आ रहा, जेत सिंह का बेटा होता है कल्याणमल, ये चल जाता है शेरशाह सूरी के दरबार में। गिरिसुमेल का युद्ध होता है बाद में, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाए? दोनों में कड़वाहट पैदा होगी, ठीक है। मालदेव विनर हो जाता है। तो मालदेव यहाँ पर एक कुंपा नामक व्यक्ति को, इसका विश्वास पात्र आदमी है कुंपा, उसको यहाँ का प्रशासक नियुक्त करता है, ठीक है। कुंपा को प्रशासक, और मालदेव अपने विश्वास पात्र आदमी कुंपा को बीकानेर का प्रशासक नियुक्त करता है। बीकानेर वापस आएगा शेरशाह सूरी के विरुद्ध जब गिरिसुमेल का युद्ध लड़ा जाएगा। तब तक बीकानेर किसके हाथ में रहेगा? कुंपा के हाथ में रहेगा, ठीक है। और यहीं से क्या हुआ? बीकानेर और जोधपुर की राइवलरी स्टार्ट होगी, दोनों के बीच में दुश्मनी स्टार्ट होगी। तो हमने पढ़ा जेत सिंह, जेत सिंह का दरबारी विद्वान बीटू सुजा, जो कि लूणकरण को कहता है कलयुग का कर्ण। इसका ग्रंथ है राव जेतसिरो छंद, ठीक है। हुमायूं के भाई कामरान को हराता है जेत सिंह। इस युद्ध का वर्णन किसमें मिलता है? राव जेतसिरो छंद में मिलता है, ठीक है। इसके अलावा खानवा के युद्ध में ये अपने बेटे कल्याणमल को भेजता है, ठीक है, सांगा की सहायता के लिए। और पाहेबा या साहेबा का युद्ध, ये आपको टाइमलाइन ध्यान रखनी है, क्योंकि वो आपसे आरोही अवरोही क्रम में मैच करवाएगा, तो इसके लिए टाइमलाइन जरूरी है, ठीक है। तो पाहेबा साहेबा हमने जोधपुर में पढ़ा था, लेकिन राती घाटी का युद्ध 1534 में, ठीक है। तो आपसे सीधा भी पूछ सकता है कि जेत सिंह किसका समकालीन था? तो किसका समकालीन है जेत सिंह? सांगा का समकालीन है एक तो, ठीक है। बाबर का समकालीन है, ठीक है। और बाबर के बाद आएगा हुमायूं, तो हुमायूं का भी समकालीन रहेगा, ठीक है।
तो लिखो इसको जेतसी। ठीक है, तो जेतसी, जेतसी किसका समकालीन था? राणा सांगा के। अपने बेटे को कल्याणमल को भेजता है खानवा के युद्ध में। ठीक है, इसके बाद राती घाटी के युद्ध में हुमायूं के भाई कामरान गौर आता है। इस युद्ध का वर्णन किसमें मिलता है? बेटू सुजाय की पुस्तक राव जेतसिरो छंद में। राव जेतसी इसके अलावा एक पाहेबा या साहिबा का युद्ध होता है, किस किस के बीच में होता है? मालदेव और जेतसी के बीच में, जिसमें मालदेव जीतता है और अपने विश्वास पात्र आदमी कुंपा को नियुक्त कर देता है बीकानेर का प्रशासक। ठीक है, अब जेतसी का बेटा कौन है? कल्याणमल। कल्याणमल कहाँ जाता है? दिल्ली के सुल्तान शेरशाह सूरी के पास जाता है। ठीक है, मदद मांगने के लिए। तो शेरशाह सूरी के पास रहता है वो कुछ टाइम के लिए। बाद में गिरी सुमेल का युद्ध होता है जिसमें मालदेव को हराया जाता है और वापस से बीकानेर को दे दिया जाता है, कल्याणमल को दे दिया जाता है। ठीक है, तो कौन आएगा? कल्याणमल। ठीक है, 42 तक तो कौन था? जेतसी। ठीक है, ये 1542 से लेकर 1544 के बीच में जो कल्याणमल है कहाँ पर जाता है? शेरशाह सूरी के पास। ठीक है, शेरशाह सूरी के पास में चला जाता है ये दिल्ली। ठीक है, कुछ टाइम के लिए वहां पर रहता है। फिर 1544 में एक युद्ध पड़ा था हमने, गिरी सुमेल का युद्ध पड़ा था, गिरी सुमेल का युद्ध, जिसमें शेरशाह सूरी कहता है कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत को देता। ठीक है, तो इस युद्ध में मालदेव को हराया जाता है और जो बीकानेर का राज्य है वो किसको दे दिया जाता है? कल्याणमल को दे दिया जाता है। ठीक है, तो कल्याणमल कब से कब तक राजा है? 44 से 74 तक। बीच का टाइम पीरियड कहाँ पर रहा हो? दिल्ली में शेरशाह सूरी के पास रहा। ठीक है, तो इसका कोई ऐसी खास अचीवमेंट नहीं है। इसके दो बेटे थे, एक बेटे का नाम है राय सिंह और एक बेटे का नाम है पृथ्वीराज राठौड़। ठीक है, पृथ्वीराज राठौड़। हमने पढ़ा था अकबर का नागौर दरबार 1570 में अकाल रात कार्यों के बहाने वो राजस्थान के राजाओं को अपनी अधीनता स्वीकार कराना चाहता है। उसमें बीकानेर की तरफ से हमने पढ़ा था कि कौन गया था? कल्याणमल गया था। ठीक है, तो कल्याणमल मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राजा कौन था? कल्याणमल था। ठीक है, ये अपने बेटे राय सिंह और पृथ्वीराज राठौड़ को लेके जाता है। ठीक है, तो पृथ्वीराज राठौड़ को तो ये अकबर के दरबार में भेज देता है और अकबर के नवरत्नों में से एक कौन है? पृथ्वीराज राठौड़ है। ठीक है, राय सिंह के बारे में हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे, पहले पृथ्वीराज राठौड़ को देख लेते हैं। ठीक है, पृथ्वीराज राठौड़ अकबर के नवरत्नों में से एक है, अकबर के नवरत्नों में से एक कवि आदमी था। ठीक है, कवि भी था, योद्धा भी था। ठीक है, कवि भी था, योद्धा भी था, लेकिन ज्यादा रुचि किसमें थी? काव्य आदि में थी। ठीक है, जब हम गागरोन का किला पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि गागरोन का किला किसको दे दिया जाता है? पृथ्वीराज राठौड़ को दे दिया जाता है, गागरोन का किला। वहीं पर ये एक ग्रंथ की रचना करता है जिसका नाम है वेली कृष्ण रुक्मणीरी। वेली कृष्ण रुक्मणीरी ग्रंथ का क्या नाम है? वेली कृष्ण रुक्मणीरी। भाषा कौन सी है इसकी? डिंगल। ठीक है, भाषा कौन सी है इसकी? डिंगल। अगर प्रॉपर बात करें तो उत्तरी राजस्थानी, प्रॉपर बात करें तो उत्तरी राजस्थानी। वेली कृष्ण रुक्मणीरी। ठीक है, कहां पर रचना करता है? गागरोन के किले में, अकबर के नवरत्नों में से एक है। ठीक है, अब इस ग्रंथ के बारे में अलग अलग जो है विद्वानों के अलग अलग स्टेटमेंट है। दुरसाड़ा मारवाड़ का एक और था अकबर के दरबार में जिसका नाम क्या था? दुरसाड़ा। दुरसाड़ा कहता है कि ये तो क्या है? पांचवा वेद, पांचवा वेद है। पुराण कितने? 18, तो 19वां पुराण भी है। ठीक है, पांचवा वेद और 19वां पुराण की संख्या कौन देता है? दुरसाड़ा। किसको देता है? वेली कृष्ण रुक्मणीरी। किसकी रचना है? पृथ्वीराज राठौड़ की रचना है। ठीक है, याद रखना है वेली कृष्ण रुक्मणी। कौन सी भाषा में? उत्तरी राजस्थानी या डिंगल भाषा में। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। उसके बाद जेम्स टोड। जेम्स टोड साहब कहते हैं कि इसको पढ़ने के बाद 10,000 घोड़ों का बल, 10,000 हॉर्स पावर की शक्ति मिल जाती है आदमी की। इतनी शक्ति है इस ग्रंथ में। ठीक है, 10,000 घोड़ों का बल, घोड़ों का बल है इसमें। जेम्स टोड ही पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में एक और बात कहते हैं। ब्रिटेन में एक राजवंश हुआ, ट्यूडर राजवंश। कौन सा वंश हुआ? ट्यूडर वंश। उसका ये एक राजकुमार था जो योद्धा भी था और कवि आदमी भी था। पृथ्वीराज राठौड़ की तुलना ट्यूडर वंश के राजकुमार से कौन करता है? जेम्स टोड। ट्यूडर वंश के राजकुमार से तुलना। ठीक है, इटली का एक और विद्वान हुआ जिसका नाम है एलपी टेसीटोरी।
क्या नाम है? एलपी टेसिटोरी। जब हम भाषाएं पढ़ रहे थे तब भी आया था, इसका क्लासिफिकेशन पढ़ा था हमने एलपी टेसिटोरी का, ठीक है। एलपी टेसिटोरी क्या कहता है? एक होरेस नाम का कवि हुआ यूरोप में, ठीक है, यूरोप में एक कवि हुआ होरेस नाम का, तो ये इसकी तुलना करता है डिंगल का होरेस से। क्या करता है इसको? डिंगल का होरेस, पृथ्वीराज राठौड़ को, ठीक है। तो पृथ्वीराज राठौड़ अकबर के नवरत्नों में से एक था। इसका जो प्रमुख ग्रंथ था वेली कृष्ण रुक्मणीरी रचना, ठीक है, कृष्ण भगवान के ऊपर है, ठीक है। कौन से संप्रदाय से रिलेटेड है? कृष्ण संप्रदाय से रिलेटेड है या भागवत संप्रदाय से रिलेटेड है। दुर्सा अडानी से वो 5वां वेद 19वां पुराण का डिंगल भाषा में या उत्तरी राजस्थानी है। जेम्स टोड ने इसको 10,000 घोड़ों का बल बताया, इसमें 10,000 हॉर्स पावर। ट्यूडर वंश के राजकुमार से तुलना भी जेम्स टोड साहब ही करते हैं। और इसके अलावा एलपी टेसिटोरी ने इसको क्या कहा? डिंगल का होरेस का। पृथ्वीराज राठौड़ जो है कविताएं किस नाम से लिखा करते थे? पीतल नाम से। किस नाम से? पीतल नाम से कविताएं लिखा करते थे, पीतल, ठीक है, पीतल नाम से। तो अब से पूछ ले कि पीतल किसका नाम था? पृथ्वीराज राठौड़ का। एक कन्हैया लाल सेठिया नाम के कवि हुए राजस्थान में, जिनकी एक रचना है पाथल और पीतल। रचना कौन सी है? पाथल व पीतल। यहाँ पीतल तो कौन है? पृथ्वीराज राठौड़। और पाथल कौन है? महाराणा प्रताप, ठीक है। पाथल कौन है? महाराणा प्रताप। किसकी रचना है? कन्हैया लाल सेठिया की, कन्हैया लाल सेठिया की, जिनकी रचना है धरती दोरारी, ठीक है। कन्हैया लाल सेठिया की रचना है पाथल और पीतल। पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में हमने और भी पढ़ा था, जब हम मारवाड़ पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा था कि ये कल्ला राय मणोत के मरने से पहले ही मरसी लिख लिए थे इन्होंने, ठीक है। कल्ला राय मणोत के मरसी, मरसी, ठीक है। इनके अगर और ग्रंथों की बात करें तो एक तो हो गया वेली कृष्ण रुक्मणीरी, ठीक है। इसके अलावा और अन्य ग्रंथों की बात करें तो एक है गंगा लहरी, दशरथ वराउत। वराउत का मतलब होता है बेटा, दशरथ के बेटे राम के बारे में, ठीक है। एक गंगा लहरी, एक है दशम भागवतरा दूह, भागवतरा दूह। ये उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में, ठीक है। तो पृथ्वीराज राठौड़ किसका बेटा था? कल्याणमल, राय सिंह का भाई था, ठीक है। राय सिंह की पॉलिटिकल अचीवमेंट जाता है, ठीक है। वास्तव में रूल तो किसने किया बीकानेर पर? राय सिंह ने। और जो पृथ्वीराज राठौड़ थे कहाँ चले गए? अकबर के दरबार में, अकबर के दरबारी बन के रहे। अकबर के नवरत्नों में से एक कौन था? पृथ्वीराज राठौड़ था। उनकी ग्रंथ है वेली कृष्ण रुक्मणीरी, उत्तरी राजस्थानी में है, ठीक है। एलपी टेसिटोरी साहब ने इनको डिंगल का होरेस का। वेली कृष्ण रुक्मणी के बारे में दुर्सा अड़ा ने कहा कि ये तो 5वां वेद या 19वां पुराण है, ठीक है। जेम्स टोड ने इसको 10,000 घोड़ों का बल बताया, ठीक है। जेम्स टोड ने पृथ्वीराज राठौड़ की तुलना किससे की? ट्यूडर वंश के राजकुमार से की, ठीक है। इनका ही जो काव्यात्मक नाम था वो क्या है? पीतल। पाथल और पीतल कन्हैया लाल सेठिया की एक रचना है, जिसमें पाथल तो कहते हैं महाराणा प्रताप को, और पीतल किसका नाम है? किसका नाम है? पृथ्वीराज राठौड़ का नाम। कल्ला राय मणोत के मरने के पहले मरसिया लिख लिए थे। अन्य रचनाओं की बात करें तो गंगा लहरी, ठीक है, दशरथ वराउत, इसके अलावा दशम भागवतरा दूहा, ठीक है। तो ये है पृथ्वीराज राठौड़ को, ठीक है। पृथ्वीराज राठौड़ किस नाम से कविताएं लिखा करते थे? पीतल। पीतल किसका नाम है? पृथ्वीराज राठौड़ का नाम है। कल्याणमल के ये बेटे थे, राय सिंह के ये भाई थे। एलपी टेसिटोरी साहब ने इनको डिंगल का होरेस का। इनकी फेमस रचना कौन सी है? वेली कृष्ण रुक्मणीरी। कौन सी भाषा में? डिंगल में या उत्तरी राजस्थानी में। जनरल पूछे तो डिंगल और स्पेसिफिक पूछे तो उत्तरी राजस्थानी, ठीक है। दुर्सा अड़ा ने इसको कहा 5वां वेद 19वां पुराण का। जेम्स टोड ने इसको 10,000 हॉर्स पावर का बल का, 10,000 घोड़ों का बल का, ठीक है। ट्यूडर वंश के राजकुमार से भी तुलना की जेम्स टोड साहब ने पृथ्वीराज राठौड़ की। पृथ्वीराज राठौड़ जिनने कल्ला राय मणोत के मरने से पहले क्या लिख लिए? मरसिया लिख लिए, ठीक है। अकबर के जो 9 रत्न थे उनमें से एक कौन थे? पृथ्वीराज राठौड़। अब पढ़ते हैं राय सिंह। राय सिंह 1574 से लेकर 1612। सबसे पहले राय सिंह की उपाधियां देख लेते हैं। उपाधियां, ये बीकानेर का पहला राजा था जिसे महाराजाधिराज या महाराज का टाइटल मिला, ठीक है। कौन सा टाइटल मिला? महाराजाधिराज या महाराज का टाइटल। महाराजाधिराज
एक टाइटल है इसका महाराज। कहते हैं ये महाराज का जो टाइटल है किसने दिया? अकबर ने। महाराज का टाइटल किसने दिया? अकबर ने दिया। ठीक है। एक और टाइटल है इसका राजेंद्र। टाइटल का क्या नाम है? राजेंद्र। किसमें दिया गया ये? हमने पढ़ा था जय सोम किसको कर्ण कहता है? लूणकरण को। ठीक है। ग्रंथ का क्या नाम था? कर्मचंद वंशोत कीर्तन काव्यम। ठीक है। तो एक ग्रंथ का नाम है कर्मचंद वंशोत कीर्तन काव्यम। किसका ग्रंथ है? जयसोम। जयसोम का ग्रंथ है। ठीक है। जयसोम का ग्रंथ है कर्मचंद वंशोत कीर्तन काव्यम। उसमें राजेंद्र टाइटल किसको दिया गया है? राय सिंह को। तो राय सिंह के टाइटल हो गए महाराज धीराज हो गया, महाराज हो गया, राजेंद्र हो गया। अकबर इसके अलावा एक और टाइटल देता है राय का। राय का टाइटल भी किसको मिला हुआ है? राय सिंह को मिला हुआ है। ठीक है। इसके अलावा एक और कवि विद्वान है मुंशी देवी प्रसाद। मुंशी देवी प्रसाद। मुंशी देवी प्रसाद ने राय सिंह को कहा राजपूताने का कर्ण। इसने भी अकाल के समय अपना खजाना खोल दिया था, इसलिए इसको नाम दिया गया राजपूताने का कर्ण। कलयुग का कर्ण किसको कहा गया है? लूणकरण को। राजपूताने का कर्ण किसको कहा गया है? मुंशी देवी प्रसाद को। मुंशी देवी प्रसाद पहले भी आया है। मुंशी देवी प्रसाद ने किसको राजपूताने का अबुल फजल कहा है? मूणोत नैणसी को। ठीक है। मूणोत नैणसी को क्या कहा है? राजपूताने का अबुल फजल। तो ये टाइटल है। ठीक है। महाराज धीराज महाराज। महाराज का टाइटल अकबर के द्वारा। महाराज धीराज का टाइटल गेन करने वाला पहला राजा था ये बीकानेर का। ठीक है। इसके अलावा एक और टाइटल कौन सा है? राजेंद्र। राजेंद्र का मतलब होता है जो अपने हारे हुए शत्रु के साथ भी सम्मान पूर्वक व्यवहार करे, उसको क्या कहते हैं? राजेंद्र। तो कौन से ग्रंथ में दिया गया है ये? कर्मचंद वंशोत कीर्तन काव्यम, जयसोम का। जयसोम इसका दरबारी कवि है। ठीक है। दरबारी कवि है। इसके अलावा मुंशी देवी प्रसाद ने इसको क्या कहा? राजपूताने का कर्ण कहा। इसकी किताबें पहले देख लेते हैं, बाद में पॉलिटिकल अचीवमेंट देखेंगे हम इसकी, क्योंकि वहां से ज्यादा प्रश्न बनता नहीं है। किसका समकालीन था ये? एक तो अकबर का और एक अकबर का बेटा जहांगीर का। जहांगीर का लंगोटिया यार था। ठीक है। अकबर का भी विश्वास पात्र था, लेकिन अकबर का मेन विश्वास पात्र कौन था? मान सिंह, जयपुर का मान सिंह। और जहांगीर का मेन विश्वास पात्र कौन था? राय सिंह। ठीक है। तो इसकी पुस्तकें देख लो पहले इसकी कल्चरल अचीवमेंट देख लेते हैं, फिर इसके बाद में पॉलिटिकल अचीवमेंट देखेंगे। तो सांस्कृतिक उपलब्धियां, सांस्कृतिक उपलब्धियां। सांस्कृतिक उपलब्धियों में बात करें पहले इसकी किताबों की। इसकी किताबों की बात करते हैं। तो किताबों में इसकी किताबें हैं राय सिंह महोत्सव, ज्योतिष रत्नमाला, वेदक वंशावली, बाल बोधिनी। ठीक है। तो ये क्या होगी इसकी किताबें? राय सिंह महोत्सव, ज्योतिष रत्नमाला, वेदक वंशावली और बाल बोधिनी, ये इसकी क्या है? किताबें हैं। ठीक है। इसके अलावा इसके कल्चरल अचीवमेंट की बात करें हम तो बीकानेर चित्रकला का प्रारंभ किसके समय हुआ था? राय सिंह के समय। ठीक है। बीकानेर चित्रकला का प्रारंभ, बीकानेर चित्रकला का प्रारंभ। बीकानेर चित्रकला की क्या विशेषता है कि ये कलाकार अपने नाम के नीचे क्या लिखते हैं? नेम और डेट। ठीक है। जब भी वो कोई चित्र बनाते हैं तो उसके नीचे क्या लिखते हैं? नेम और डेट। बीकानेर चित्रकला का प्रारंभ किसके समय होता है? राय सिंह के समय। इसके अलावा बीकानेर के किले का निर्माण भी किसके द्वारा किया जाता है? राय सिंह के द्वारा। बीकानेर किला या इसको कहते हैं जूनागढ़ का किला। ठीक है। जूना मतलब किसी पुरानी इमारत पर बनाया गया कोई किला, जूना मतलब पुराना। ठीक है। तो पुरानी पहले छोटा किला था, उसके ऊपर ही बनाया गया है, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया? जूनागढ़ का किला। किसके द्वारा बनाया गया? राय सिंह के द्वारा। इसका एक मंत्री था कर्मचंद, उसकी देख रेख में बनाया गया था ये, कर्मचंद की देख रेख में। 1589 से लेकर 94 तक। ठीक है। कर्मचंद के ऊपर ही जैसे हमने क्या लिखा? कर्मचंद वंशोत कीर्तन काव्यम। ठीक है। इस पर एक प्रशस्ति लगी हुई है जिसका नाम क्या है? राय सिंह प्रशस्ति या जूनागढ़ प्रशस्ति। राय सिंह प्रशस्ति कह लो या जूनागढ़ प्रशस्ति। किसके द्वारा लिखी गई है? जयिता के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? जयिता के द्वारा।
ठीक है, जयता के द्वारा ये प्रशस्ति लिखी गई है। बीकानेर के किले में एक दरवाजा है सूरजपोल, ठीक है, सूरजपोल पर ही किसकी मूर्तियां लगी हुई है, जयमल और पत्ता की, ठीक है, गजारूढ़ मूर्तियां लगी हुई है पत्थर की। जैसे वो आगरा के किले में जाता है, आगरा किले में देखता है जयमल पत्ता की मूर्तियां अकबर के समय में, और फिर उन्हीं की मूर्तियां कहाँ पर लगवाता है, बीकानेर के किले में, ठीक है। तो लिख लेना यहाँ पर जयमल पत्ता की मूर्ति है, जयमल पत्ता की मूर्ति है, सूरजपोल के बारे, सूरजपोल। यहाँ से ज़्यादा प्रश्न बनने की संभावना है, ठीक है, कल्चरल अचीवमेंट से ज़्यादा प्रश्न बनने की संभावना है। इसके बाद हम इसकी पॉलिटिकल अचीवमेंट देखेंगे, अकबर के समय और जहांगीर के समय, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा, इसके टाइटल देखे। सबसे पहले महाराजाधिराज महाराज, ठीक है। तो महाराजाधिराज का जो टाइटल गेन करने वाला पहला राजा है। महाराज का टाइटल अकबर के द्वारा एक और टाइटल दिया गया था इसको, राय का टाइटल, ठीक है। उसके बाद मुंशी देवी प्रसाद राजपूताने का कर्ण कहता है, ठीक है। जयसोम जो इसका दरबारी कवि है, उसका ग्रंथ है कर्मचंद वंशोत्कीर्तन काव्य, उसमें इसको मिला हुआ है राजेंद्र का टाइटल। राजेंद्र का मतलब है जो अपने हारे हुए शत्रु के साथ भी सम्मान पूर्वक व्यवहार करे, उसको कहते हैं राजेंद्र, ठीक है। उसके बाद इसकी कल्चरल अचीवमेंट की बात करें हम इसकी, तो इसकी किताबें हैं रायसिंह महोत्सव, ज्योतिष रत्नमाला, वेदक वंशावली और बाल बोधिनी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसके द्वारा बीकानेर के किले का निर्माण किया गया है, जिसमें रायसिंह प्रशस्ति लगी हुई है, या जूनागढ़ प्रशस्ति कह लो, जयता के द्वारा करमचंद की देखरेख में ये बनाया गया है। और जो इसका गेट है सूरजपोल, उस पर जयमल पत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां लगी हुई है, ठीक है। इसके अलावा बीकानेर की चित्रकला का प्रारंभ, ठीक है, उस्ता कला का प्रारंभ भी इसके समय माना जाता है। ये दो लोगों को लेके आया था, अली रजा और रुकनुद्दीन को। और बीकानेर चित्रकला का स्वर्ण कला हम आगे देखेंगे अनूप सिंह के समय में, ठीक है। बीकानेर चित्रकला की क्या खासियत है कि चित्रकार अपने नाम के नीचे नाम और डेट लिखता था, ठीक है, चित्र के नीचे अपना नाम और डेट लिखा करता था। तो लिखो इसको, ठीक है। राय सिंह सबसे इंपॉर्टेंट राजा है बीकानेर का, राय सिंह अकबर और जहांगीर का समकालीन था ये। इसकी उपाधियों की, इसके टाइटल की अगर हम बात करें तो महाराजाधिराज और महाराज का टाइटल गेन करने वाला बीकानेर का पहला राजा है। राजेंद्र का टाइटल दिया गया है इसके दरबारी कवि जयसोम द्वारा। कौन सा ग्रंथ था, कर्मचंद वंशोत्कीर्तन काव्यम, ठीक है। इसके अलावा मुंशी देवी प्रसाद ने इनको कहा राजपूताने का कर्ण का, ठीक है। इसके अलावा इनकी कल्चरल अचीवमेंट की बात करें तो किताब रायसिंह महोत्सव, ज्योतिष रत्नमाला, वेदक वंशावली, बाल बोधिनी, ठीक है। बीकानेर चित्रकला का प्रारंभ भी इनके समय होता है। इसके अलावा बीकानेर के किले का निर्माण भी इनके द्वारा किया जाता है। एक प्रशस्ति लगी हुई है बीकानेर के किले में जिसका नाम है रायसिंह प्रशस्ति या जूनागढ़ प्रशस्ति। किसके द्वारा लिखी गई है, वो जयता के द्वारा, ठीक है। अब इनकी पॉलिटिकल अचीवमेंट, राजनीतिक उपलब्धि, दो राजा पढ़ेंगे हम, एक तो पढ़ेंगे अकबर के समय, एक पढ़ेंगे जहांगीर के समय, ठीक है। अकबर के समय सबसे पहले बात करते हैं। राजा बने ये 1574 में, ठीक है। राजा कब बने ये 1574 में। इनके पहले राजा कौन थे, इनके पिता कल्याणमल राजा थे, ठीक है। और हमने पहले पढ़ा था कि 1570 में कल्याणमल इनको कहाँ ले गया था, अकबर दरबार में, ठीक है। नागौर दरबार लगा था 1570 में, वहाँ ले जाता है और उनके साथ भेज देता है, ठीक है। तो पृथ्वीराज राठौड़ जो इनके भाई रहते हैं वो तो क्या बन जाते हैं, नवरत्न बन जाते हैं उनके। तो 1572 से 1574 में इनको मेहरानगढ़ के किले का प्रशासक नियुक्त किया जाता है, ठीक है। जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया जाता है, जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया जाता है, ठीक है। इस समय जोधपुर में कौन था, चंद्रसेन, ठीक है। चंद्रसेन प्रताप जो है मारवाड़ का प्रताप चंद्रसेन, ठीक है। अकबर की नाक में दम कर रखा था तो अकबर ने किसको भेजा था, राय सिंह को उनके विरुद्ध भेजा था, ठीक है। और कुछ समय के लिए प्रशासक भी नियुक्त करता है उसकी मौत के बाद, ठीक है। तो अकबर ने राय सिंह को क्या जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया सबसे पहले 72 से लेकर 74, 3 साल तक। उसके बाद देखते हैं हम कुछ अभियानों में भेजता है अकबर इनको, काबुल, कंधार, गुजरात, एक अभियान है थट्टा अभियान और गुजरात, ठीक है। ये कुछ अभियानों में भेजता है अकबर इसको। काबुल में मानसिंह की सहायता के लिए, ठीक है। काबुल में किसकी सहायता के लिए, मानसिंह की सहायता के लिए। कंधार में भेजता है ये खानखाना, अब्दुल रहीम खानखाना की सहायता के लिए,
और जो थट्टा अभियान है, थट्टा अभियान में ये राजकुमार दानियाल के साथ भेजा जाता है इसको, राजकुमार दानियाल के साथ। ठीक है, राजकुमार दानियाल के साथ भेजा जाता है बुरहान उल मुल्क के विरुद्ध। ये काम के नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि कौन कौन से अभियानों में क्या आता है। काबुल, कंधार, थट्टा और गुजरात में मिर्जा विद्रोह को दबाया जाता है। गुजरात में मिर्जा विद्रोह को दबाया जाता है। ठीक है, ये याद नहीं रखना वो किसकी सहायता के लिए गया था। ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि थट्टा अभियान में कौन गया था? राय सिंह गया था। ठीक है, तो काबुल, कंधार, थट्टा और गुजरात के मिर्जा विद्रोह को दबाता है। इसके डिटेल में नहीं जाना, यहाँ से क्वेश्चन भी नहीं आएगा। ठीक है, क्वेश्चन तो जो हमने पहला वाला पढ़ा ना, वहां से क्वेश्चन पूछने की संभावना ज्यादा है। अकबर इसको 4000 का मनसब देता है। कितने का मनसब देता है अकबर इसको? 4000 का मनसब, 4000 का मनसब दिया जाता है इसको। 1577 में अकबर इसको 51 परगने देता है। कितने परगने? 51 परगने देता है। इसके अलावा शाहजहांबाद और नूरपुर की जागीर, शाहजहांबाद और नूरपुर की जागीर, ये देख लेना एक बार, ओवरव्यू ले लेना इसका। ठीक है, तो शाहजहांबाद और नूरपुर की जागीर देता है, 51 परगने देता है और 4000 का मनसब। 4000 का मनसब ज्यादा ध्यान रखना। ठीक है, तो अकबर कितने का मनसब देता है इसको? 4000 का मनसब देता है। कौन कौन से अभियानों में भेजा जाता है? काबुल, कंधार, ठीक है, थट्टा अभियान और गुजरात में मिर्जा विद्रोह को दबाया जाता है। ठीक है, 4000 का मनसब देता है, शाहजहांबाद, नूरपुर की जागीर देता है, राय का टाइटल और महाराज का टाइटल देते हैं। हमने पहले पढ़ लिया। ठीक है, अब जो अकबर के लास्ट पीरियड चलता रहता है तो उसमें ये जहांगीर क्या बन जाता है? विद्रोही बन जाता है। ठीक है, तो ये जहांगीर को सपोर्ट करता है। राय सिंह किसको सपोर्ट करता है? जहांगीर को सपोर्ट करता है। तो इसे से तंगागर जो है, पहले भी इसमें एक और इंसिडेंट होता है, बटनेर वाला इंसिडेंट। ठीक है, बटनेर का किला, बटनेर का किला बीकानेर वालों के पास है। राय सिंह का एक भतीजा होता है जिसका नाम है तेजा। ठीक है, क्या है? तेजा। अकबर का एक ससुर रहता है जिसका नाम है नासिर खां। क्या नाम है? नासिर खां। जो नासिर खां है ये अकबर का ससुर है। ठीक है, तो ये क्या करता है? महिलाओं से अभद्रता करता है। ठीक है, महिलाओं का जो बाहुबली वाला सीन है वो याद कर लो। ठीक है, वही वाला इंसिडेंट। तो नासिर खां ऐसे तंग करता है महिलाओं को, तो तेजा इसको धो देता है। ठीक है, तेजा इसको क्या कर देता है? धो देता है। अब अकबर को गुस्सा आएगा, अकबर कहता है राय सिंह से, भाई बुलाओ, तेजा को बुलाओ। ठीक है, तो राय सिंह क्या करता है? तेजा को नहीं भेजता है। तो राय सिंह तेजा को नहीं भेजता है तो अकबर गुस्से में आ जाता है और अकबर इसको कहाँ भेज देता है? साउथ में भेज देता है। 1580 में साउथ में भेज देता है। बाद में जब अकबर की डेथ होती है 1605 में, तो जहांगीर इसको वापस बुला लेता है। ठीक है, जहांगीर इसको वापस बुला लेता है। अब यहाँ पर क्या है? जो राय सिंह के दो बेटे हैं, एक का नाम है दलपत सिंह और एक का नाम है सूर सिंह। जो दलपत सिंह है ये है इसका विद्रोही पुत्र। राय सिंह का विद्रोही पुत्र कौन है? दलपत सिंह है। और सूर सिंह है इसका अच्छा बेटा। दलपत सिंह है थोड़ा मस्त मलंग टाइप का आदमी। तो ये इसका जो राय सिंह की है इसके कान में भर देता है, अकबर के कान में भर देता है कि ये तो उधर जहांगीर की साइड में, आप देख लो फिर अपने हिसाब से। तो फिर बाद में जैसे ये किला इससे छीन कर किसको दे देता है? दलपत सिंह को दे देता है। ठीक है, तो ये कुछ स्टोरी है, कुछ काम की नहीं है, बस ऐसे ही ध्यान रख लेना। ठीक है, तो यहाँ पर एक फोग का पौधा आता है। जब ये साउथ में जाता है तो एक पौधा है फोग का, जो कि मारवाड़ में बहुतायत से मिलता है। ठीक है, बीकानेर साइड क्या मिलता है? बहुतायत से मिलता है। इसको देखते ही अपनी मातृभूमि की याद आता है और एक दोहा बोलता है। दोहा क्या है? तू परदेसी रूखड़ा, तू से देसी रूखड़ा, मैं परदेसी लोग, मैं परदेसी लोग, मैं अकबर ताड़ियो ताड़ियो, तू क्यों आयो फोग, तू क्यों आयो फोग। ये दुआ बोलता है। ठीक है, कि भाई मुझे तो अकबर ने भेजा है, तू यहाँ क्या लेने आया है। ठीक है, तो ये फोग पौधे को देखकर ये कहता है। कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है काबुल, कंधार, थट्टा और मिर्जा विद्रोह। 4000 का मनसब देता है। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ।
ठीक है। शाहजहाबाद और नूरपुर की जागीर। जहांगीर वाला काल देखते हैं। जहांगीर का ये लंगोटिया यार है, जहांगीर को फेवर करता है, ठीक है। अकबर का पसंदीदा कौन है? मान सिंह। और जहांगीर का पसंदीदा कौन है? राय सिंह है, ठीक है। तो जहांगीर इसके मनसब को बढ़ा देता है, 5000 का मनसब कर देता है, ठीक है। मनसब एक पोस्ट होती है अकबर किसमें? मुगल पीरियड में, ठीक है। मुगल काल में मनसब एक पोस्ट है। इनको ये मनसब के हिसाब से मतलब 5000, तो 5000 सैनिकों का पालन पोषण इनके जिम्मे है। सेना में 5000 का पालन पोषण इनके जिम्मे है। इसके लिए इनको जमीन उमीन दे दी जाती है, उनसे ही जो रेवेन्यू जनरेट होता है, जो भी राजस्व होता है, उनसे ये खुद का देख रेख करते हैं। और शाही में भी जो शाही खजाना है उसमें भी बेचते हैं। और इस 5000 लोगों का लालन पालन उनके ही जिम्मे होता है, ठीक है। तो 5000 का मनसब। अब जहांगीर के बाद इसका बेटा खुसरो, जिसका नाम क्या है? शाहजहां, वो भी विद्रोह करता है, ठीक है। तो उसके समय मुगलों की राजधानी कौन सी होती है? आगरा, ठीक है। अब राजधानी में क्या है? महिलाओं का हरम वरम, राजधानी का भी इंपॉर्टेंट प्लेस है। तो किसी विश्वास पात्र आदमी को ही भेजेगा, ठीक है। किसी विश्वास पात्र आदमी को ही राजधानी में रखेगा। तो आगरा के किले की जिम्मेदारी किसको सौंपी जाती है? राय सिंह को सौंपी जाती है खुसरो के विद्रोह के समय। खुसरो के विद्रोह के समय आगरा के किले की जिम्मेदारी इसमें ये लिख लेना, चंद्रसेन के विरुद्ध अभियान। चंद्रसेन कहाँ है? मारवाड़ का प्रताप है, ठीक है। मारवाड़ का प्रताप है। एक और युद्ध होता है इसमें, दत्तानी का युद्ध। 1583। सिरोही में पढ़ेंगे हम आगे, अभी यही ध्यान रख लो। दत्तानी का युद्ध 1583, टाइम पीरियड याद रख लो, 1583 में, ठीक है। ये सिरोही का जो सुल्तान देवड़ा है वो और अकबर की शाही सेना के विरुद्ध लड़ा गया था ये, ठीक है। सुल्तान देवड़ा था एक तरफ, तो उसने भी अकबर को वक्त किया। अकबर को तंग करने वाले 3 ही राजा थे, एक तो प्रताप, एक चंद्रसेन और एक सिरोही का सुल्तान देवड़ा, ठीक है। तो सिरोही के सुल्तान देवड़ा और अकबर की शाही सेना के बीच में युद्ध हुआ। इसमें कौन जाता है? राय सिंह भी जाता है इस युद्ध में भाग लेने के लिए। महाराणा प्रताप का एक भाई रहता है जगमाल, वो इस युद्ध में मारा जाता है अकबर की तरफ से लड़ता हुआ। तो ये है दत्तानी का युद्ध। कब लड़ा गया? 1583 में, ठीक है। आपको डेट याद रखनी है केवल, 1583 में, ठीक है। तो ये आगे जहांगीर इसको 4000 के मनसब को कितना कर देता है? 5000 का मनसब। और खुसरो के विद्रोह के समय, खुसरो किसको कहते हैं? शाहजहां को। खुसरो के विद्रोह के समय आगरा के किले की जिम्मेदारी इसको सौंप देता है। तो ये है राय सिंह। राय सिंह बीकानेर का सबसे इंपॉर्टेंट राजा है। एक बार वापस से रिवाइज करते हैं राय सिंह को, ठीक है। सबसे पहले इसके टाइटल की बात करते हैं। तो महाराज अधिराज और महाराज का टाइटल, ठीक है। महाराज का टाइटल अकबर के द्वारा इसको राय का टाइटल भी दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद में हम मुंशी देवी प्रसाद राजपूताने का कर्ण, ठीक है। इसको अलावा इसको राजेंद्र का टाइटल भी मिला हुआ है। राजेंद्र का मतलब है जो अपने शत्रु के साथ भी अच्छा व्यवहार करे, ठीक है। हारे हुए शत्रु के साथ भी बढ़िया व्यवहार करे, उसको कहते हैं राजेंद्र, ठीक है। किसमें कहा गया है? जयसोम के द्वारा कहा गया, करमचंद वंशोत्कीर्तन काव्यम नामक ग्रंथ में, ठीक है। उसके बाद इसकी कल्चरल अचीवमेंट की बात करते हैं, तो किताबों की बात करते हैं। तो राय सिंह महोत्सव, ज्योतिष रत्नमाला, वैदिक वंशावली और बाल बोधिनी, ठीक है। बीकानेर चित्रकला का प्रारंभ होता है। बीकानेर के किले का ये निर्माण करता है। बीकानेर के किले में जो प्रशस्ति लगी हुई है उसका नाम इसी के नाम पर है, राय सिंह प्रशस्ति, या इसको ही कहते हैं जूनागढ़ प्रशस्ति। जयता के द्वारा लिखी गई है। किसके समकालीन था ये? जहांगीर और अकबर के समकालीन था, ठीक है। जहांगीर का फेवरेट था ये। अकबर इसको कुछ अभियानों में भेजता है, काबुल, कंधार, गुजरात। इसके अलावा चंद्रसेन के विरुद्ध भी भेजता है। इसके अलावा थट्टा अभियान, ठीक है। शाहजहाबाद नूरपुर की जागीर देता है, 4000 का मनसब देता है। दत्तानी के युद्ध में भी अकबर की शाही सेना की तरफ से जाता है, ठीक है। उसके बाद जहांगीर इसके मनसब को 4000 से बढ़ाकर 5000 कर देता है। खुसरो के विद्रोह के समय, शाहजहां के विद्रोह के समय आगरा के किले की जिम्मेदारी किसको दी जाती है? राय सिंह को दी जाती है, ठीक है। तो ये हमारा राय सिंह कंप्लीट लिखो। ठीक है। ये शाहजहाबाद, ये क्या है? शमशाबाद है। क्या है? शमशाबाद। और ये है नूरपुर, ठीक है। तो अकबर कौन कौन सी जागीर देता है? शमशाबाद और नूरपुर की जागीर देता है। इसके अलावा जूनागढ़ प्रदेश भी इसको दिया जाता है, ठीक है। तो किस किस के समकालीन था राय सिंह? अकबर और जहांगीर के समकालीन था। अकबर ने इसको कौन कौन से अभियानों में भेजा? काबुल, कंधार, गुजरात के मिर्जा विद्रोह को दबाने भेजा, ठीक है। इसके अलावा थट्टा अभियान में राजकुमार दनियाल के साथ भेजा। 4000 का इसको मनसब दिया। शमशाबाद और नूरपुर की जागीर दी। जहांगीर ने इसका मनसब 4000 से बढ़ाकर 5000 कर दिया, ठीक है। अकबर इसको साउथ इंडिया में भेजता है पहले। बाद में जहांगीर भी इसको साउथ इंडिया में भेजता है और इसकी मौत होती है बुरहानपुर नामक जगह पे। नाम लिख लो, बुरहानपुर,
बुरहानपुर नामक जगह पर, साउथ इंडिया में एक जगह पड़ती है बुरहानपुर, वहां पर 1612 में इसकी मृत्यु हो जाती है राय सिंह की। राय सिंह के बाद हमने इसके दो बेटे देखे थे, राय सिंह के दो बेटे देखे थे। एक का नाम था दलपत सिंह और एक का नाम था सूर सिंह। ठीक है, दलपत सिंह, राय सिंह की मृत्यु हुई थी 1612 में साउथ इंडिया में बुरहानपुर नामक जगह पर। ठीक है, दलपत सिंह राजा बनता है 1612 से 1613 तक। ठीक है, दलपत सिंह विद्रोही बेटा है राय सिंह का। सूर सिंह राजा बनता है 1613 से लेकर 1631 तक। ठीक है, 1613 से लेकर 1631 तक राजा बनता है सूर सिंह। सूरसागर तालाब बनाता है बीकानेर में। कौन सा तालाब? सूरसागर तालाब। इसके अलावा सूरतगढ़ दुर्ग और सूरतगढ़ नगर भी इसके द्वारा बनाया जाता है। सूरतगढ़ दुर्ग और सूरतगढ़ नगर भी इसके द्वारा बनाया जाता है। अब दलपत सिंह क्योंकि विद्रोही राजा था, जहांगीर के अगेंस्ट था, अकबर के फेवर में था, तो जहांगीर इसको क्या करता है, अकबर की मृत्यु के बाद तारागढ़ के किले में कैद कर लेता है। कहाँ पर कैद कर लिया जाता है इसको? तारागढ़ के किले में कैद कर लिया जाता है। ये इतना सा लिख लो, ठीक है, ताकि एक आइडिया रह जाएगा। इसके बाद आगे पढ़ेंगे हम कर्ण सिंह, इसको लिख लो। लिख लिया? तो राय सिंह के दो बेटे, दलपत सिंह जो कि विद्रोही बेटा है राय सिंह का। ठीक है, जहांगीर इसको तारागढ़ के किले में कैद करके रखता है। दूसरा बेटा है सूर सिंह जो कि सूरतगढ़ और सूरतगढ़ नगर बसाता है। ठीक है, इसके अलावा सूरसागर तालाब भी बनाता है बीकानेर में। अगला देखो कर्ण सिंह। कर्ण सिंह 1631 से लेकर 1669 तक। इसका टाइटल, जैसे राय सिंह के टाइटल इंपॉर्टेंट है, वैसे कर्ण सिंह का एक टाइटल इंपॉर्टेंट है। इसको टाइटल मिला हुआ है जांगलधर बादशाह का। कौन सा टाइटल? जांगलधर बादशाह। तो ये पहला राजा है जो कि जांगलधर बादशाह का टाइटल हासिल करता है। ठीक है, तो हमने देखा था कि राय सिंह भी महाराजाधिराज और महाराज का टाइटल गेन करने वाला पहला राजा। वैसे ही क्योंकि बीकानेर का जो रीजन है उसको क्या कहते हैं? जांगल प्रदेश। तो जांगलधर बादशाह का टाइटल गेन करने वाला पहला राजा कौन था? सीधा प्रश्न आएगा, इंपॉर्टेंट है कि जांगलधर बादशाह का टाइटल किसने गेन किया था? कर्ण सिंह ने गेन किया था। ठीक है, किसने हासिल किया था? कर्ण सिंह ने, जांगलधर बादशाह। अब किस में बताया गया है जांगलधर बादशाह का टाइटल? तो एक विद्वान हुए चिंतामणि भट्ट, चिंतामणि भट्ट, उनका ग्रंथ है एक सुख सप्तति। कौन सा ग्रंथ है? सुख सप्तति ग्रंथ। इसमें ये टाइटल बताया गया है जांगलधर बादशाह का टाइटल। ठीक है, कुछ व्यक्ति कहते हैं कि ये इसका टाइटल औरंगजेब के द्वारा भी दिया गया है। ठीक है, कि ये टाइटल किसके द्वारा दिया गया है? औरंगजेब के द्वारा। तो ये भी ध्यान रख लेना एक बार, क्योंकि इस पीरियड में किसका रूल आ जाता है आगे? औरंगजेब का रूल आ जाता है। ठीक है, तो जांगलधर बादशाह का टाइटल किसने हासिल किया? कर्ण सिंह ने हासिल किया। ठीक है, इसकी जानकारी किसमें मिलती है? चिंतामणि भट्ट के ग्रंथ सुख सप्तति में मिलती है। ठीक है, देख लेना ऑप्शन किस अकॉर्डिंग आता है। आपसे पूछ ले कि औरंगजेब के द्वारा किसको जो है जांगलधर बादशाह का टाइटल दिया गया, तो कर्ण सिंह, क्योंकि जांगलधर बादशाह का टाइटल किसके द्वारा लिया गया है? कर्ण सिंह। ठीक है, जांगलधर बादशाह किसको कहते हैं? कर्ण सिंह को। ये इंपॉर्टेंट है इसके बारे में। ठीक है, जांगलधर बादशाह। इसका एक ग्रंथ है जिसका नाम है साहित्य कल्पद्रुम। क्या नाम है ग्रंथ का? साहित्य कल्पद्रुम। ठीक है, इसकी एक किताब है जिसका नाम है साहित्य कल्पद्रुम। सीधा पूछेगा कि साहित्य कल्पद्रुम किसका ग्रंथ है? तो कर्ण सिंह का, क्योंकि कल्चरल अचीवमेंट से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, विद्युत में तो केवल एक आध क्वेश्चन आएगा आरोही अवरोही क्रम से। तो बुक है साहित्य कल्पद्रुम। इसका दरबारी विद्वान है एक गंगाधर मैथिल। गंगाधर मैथिल। यहाँ से आपका साहित्य भी कवर होता है राजा महाराजाओं से। ठीक है, साहित्य भी कवर हो जाता है, केवल मॉडर्न साहित्य कवर नहीं होता, बाकी मिडिवल साहित्य तो लगभग कवर हो जाता है। तो गंगाधर मैथिल, तो गंगाधर मैथिल की दो किताबें हैं, एक है कर्णभूषण और दूसरा है काव्य डाकिनी। काव्य डाकिनी। सीधा प्रश्न पूछ सकता है कि गंगाधर मैथिल किसका दरबारी विद्वान था? ठीक है, या फिर अलग अलग दरबारी विद्वान देकर इधर राजा दे देगा और मैच द फॉलोइंग। ये टफ क्वेश्चन बन जाता है। जैसे जयसोम राय सिंह का दरबारी विद्वान था गंगाधर मैथिल। ठीक है, इसके अलावा हम मेवाड़ और यहाँ वहाँ से पढ़ मुनोद नैन से दे देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से दे देगा कि किसके दरबारी विद्वान और इधर दे देगा राजा। ठीक है, तो दरबारी विद्वान भी आपको ध्यान रखना है। जैसे बाकीदास, बाकीदास किसके समय था? मान सिंह के समय था। ठीक है,
तो कर्णभूषण और काव्य डाकिनी ये दोनों ग्रंथ किसके हैं? गंगाधर मैथिल के। और कर्ण सिंह का कौन सा ग्रंथ है? साहित्य कल्पद्रुम। कर्ण सिंह का कौन सा ग्रंथ है? साहित्य कल्पद्रुम। कर्ण सिंह को कौन सा टाइटल मिला हुआ है? जांगलदर बादशाह का। किसमें बताया गया है? ये चिंतामणि भट्ट के शुक सप्तती में। ठीक है, इसका एक और युद्ध पहले पढ़ चुके हैं, मतीरे की राड़। मतीरे की राड़ 1644 में। ठीक है, मतीरे की राड़ 1644 में। किस किस के बीच में थी ये? अमर सिंह राठौड़ जो कि नागौर का था वर्सेज कर्ण सिंह। अब इसमें अलग अलग मत है, कुछ कहते हैं कि इसमें कर्ण सिंह जीता, कुछ कहते हैं इसमें अमर सिंह राठौड़ जीता, लेकिन हमको डिटेल में नहीं जाता। हमें ये ध्यान रखना है कि एक तो कब हुआ? गिरी सुमेल युद्ध के 100 साल बाद हुआ मतीरे की राड़। किस किस के बीच में हुआ? अमर सिंह राठौड़ और कर्ण सिंह। अमर सिंह राठौड़ नागौर का राजा जिसकी 16 खंभों की छतरी बनी हुई है, जो कि कटार का धनी भी माना जाता है। ठीक है, इसने जो है शाहजहां के सलावत खां की गर्दन उड़ा दी थी। ठीक है, वही ये अमर सिंह राठौड़। इसके बाद जब शाहजहां बीमार था तो उसके पुत्रों के बीच में क्या हुआ? उत्तराधिकार युद्ध हुआ। ठीक है, उसके पुत्रों में 4 पुत्र थे उसके, उनके बीच में हुआ उत्तराधिकार युद्ध। मेनली कौन कौन थे? एक तरफ था दारा शिकोह जो कि शाहजहां का फेवरेट था, दूसरी तरफ था औरंगजेब। ठीक है, वो उत्तराधिकार युद्ध को कौन जीतता है? औरंगजेब जीतता है। ठीक है, तो उत्तराधिकार युद्ध किस किस के बीच में होता है? ये जैसे औरंगजेब वर्सेज मेन दारा शिकोह, या आप कह सकते हो शाहजहां। तो इस युद्ध में विनर कौन होता है? औरंगजेब। लेकिन ये इस युद्ध में भाग नहीं लेता, किसी की भी तरफ नहीं आता कर्ण सिंह। ठीक है, उत्तराधिकार युद्ध में ये किसी की भी साइड नहीं रहता। अब दारा शिकोह से तो जीत गया, और भी भाई है इसके, एक तो का नाम है मुराद और दूसरे का नाम है सूजा। पहले भी पढ़ा था हमने मुराद और सूजा। तो बाद में युद्ध होता है औरंगजेब वर्सेस सूजा के बीच में। इस युद्ध का नाम है खजुआ का युद्ध। कौन सा युद्ध? खजुआ का युद्ध। तो इस युद्ध में ये औरंगजेब को सपोर्ट करता है कर्ण सिंह। किसको सपोर्ट करता है? औरंगजेब को सपोर्ट करता है। खुद तो नहीं जाता, लेकिन इसके पुत्र पदम सिंह और केसरी सिंह को भेजता है। पदम सिंह और केसरी सिंह को भेजता है। ठीक है, अब इस सहायता के कारण, क्योंकि बाद में औरंगजेब जीतता है, तो इस सहायता से प्रभावित होकर जो है कर्ण सिंह को औरंगाबाद दे दिया जाता है। औरंगाबाद। ठीक है, कर्ण सिंह औरंगजेब क्या दे देता है? इसको औरंगाबाद दे देता है। तो पदम सिंह और केसरी सिंह को खजुआ के युद्ध में भेजता है कर्ण सिंह औरंगजेब की सहायता के लिए। इस पदम सिंह के बारे में एक कर्नल पाउलेट, उन्होंने कहा रिचर्ड द लोयन किंग। ब्रिटेन का एक सम्राट हुआ जो कि अच्छा बड़े प्रतापी शासक था, उसका नाम था रिचर्ड द लोयन किंग। ठीक है, इससे तुलना की जाती है किसकी? पदम सिंह की। कौन करता है? पाउलेट। पाउलेट के द्वारा लिखा जाता है गजेटियर ऑफ बीकानेर स्टेट। गजेटियर ऑफ बीकानेर स्टेट। तो ये है कर्ण सिंह। ठीक है, कर्ण सिंह के बारे में वापस से पढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है उसका टाइटल, जांगलदर बादशाह का टाइटल। पहला आदमी जिसको जांगलदर बादशाह का टाइटल मिला। ठीक है, इसकी जानकारी किसमें मिलती है? चिंतामणि भट्ट के ग्रंथ शुक सप्तती में इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, कुछ कहते हैं कि औरंगजेब ने इसको ये टाइटल दिया था। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं इसकी किताबें। इसकी किताब है साहित्य कल्पद्रुम। इसका दरबारी विद्वान था गंगाधर मैथिल, जिसके द्वारा लिखा गया कर्णभूषण और काव्य डाकिनी नामक ग्रंथ। ठीक है, उसके बाद उत्तराधिकार युद्ध होता है, जिसमें ये पहले तो किसी की भी सहायता नहीं करता। ठीक है, बाद में जब खजुआ का युद्ध होता है औरंगजेब और शुजा के बीच में, तो औरंगजेब खुद तो नहीं आता, लेकिन अपने पुत्रों को भेजता है, पदम सिंह और केसरी सिंह को। पदम सिंह इसमें अच्छी वीरता दिखाते हैं। ऐसा कहते हैं कि पदम सिंह के जूतों की धूल साफ करता है औरंगजेब, इनसे प्रभावित होकर। इतना बढ़िया प्रदर्शन किया था इन्होंने। फिर इसी से प्रभावित होकर औरंगाबाद दे दिया जाता है कर्ण सिंह को। ठीक है, पदम सिंह को कर्नल पाउलेट किसका टाइटल देते हैं? रिचर्ड द लोयन किंग का टाइटल दिया जाता है। ठीक है, तो ये है हमारा कर्ण सिंह। ठीक है, देखो। ठीक है, कर्ण सिंह तो जांगलदर बादशाह की उपाधि ग्रहण करने वाला बीकानेर का पहला राजा। इसकी जानकारी किसमें मिलती है? चिंतामणि भट्ट के ग्रंथ शुक सप्तती में इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, इसका जो ग्रंथ है उसका नाम है साहित्य कल्पद्रुम। इसका दरबारी विद्वान हुआ गंगाधर मैथिल, जिसके ग्रंथ है कर्णभूषण और काव्य डाकिनी। ठीक है, उत्तराधिकार युद्ध में कर्ण सिंह पहले किसी को भी सपोर्ट नहीं करता, लेकिन बाद में जब खजुआ का युद्ध होता है औरंगजेब और शुजा के बीच में, तो ये किसको सपोर्ट करता है? औरंगजेब को। स्वयं तो नहीं आता, अपने पुत्रों को भेजता है, पदम सिंह और केसरी सिंह।
बाद में इसी से प्रभावित होकर औरंगजेब कर्ण सिंह को क्या दे देता है, औरंगाबाद दे देता है। ठीक है, जो पदम सिंह की वीरता से प्रभावित होकर जो है पाउलेट, जिन्होंने ग्रंथ लिखा गजेटियर ऑफ बीकानेर स्टेट, वही इसकी तुलना किससे करते हैं, रिचर्ड द लोएन किंग से करते हैं। ठीक है, अगला पढ़ेंगे राजा अनूप सिंह। अनूप सिंह की कल्चरल अचीवमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1669 से लेकर 1698 तक। सबसे पहले किसके समकालीन था ये, औरंगजेब के समकालीन था। ठीक है, किसके समय का समकालीन था, औरंगजेब के समकालीन था। इसका एक टाइटल है माही मरातिब का, माही मरातिब का। ठीक है, तो माही मरातिब का टाइटल किसको दिया गया, अनूप सिंह को दिया गया। किसके द्वारा दिया गया, औरंगजेब के द्वारा। एजे लिखूंगा इसे। ठीक है, एजे का मतलब औरंगजेब के द्वारा ये टाइटल दिया गया। किससे प्रभावित होकर, इसकी दक्षिण इंडिया की जीत से, दक्षिणी भारत की जीत से प्रभावित होकर इसको माही मरातिब का टाइटल दिया गया। ये सबसे सर्वश्रेष्ठ सम्मान माना जाता है। ठीक है, शाही सेना की तरफ से, जैसे कि परमवीर चक्र टाइप होता है, वैसा ही माही मरातिब का टाइटल है। ठीक है, तो उसके दक्षिणी भारत की जीत से प्रभावित होकर, दक्षिणी भारत में उस समय किसका कंट्रोल था, मराठों का कंट्रोल था। ठीक है, तो मराठों का कंट्रोल, औरंगजेब के लिए सबसे बड़ा सरदर्दी कौन था, साउथ इंडिया, जो दक्कन वाला रीजन है वो वाला। ठीक है, तानाजी पिक्चर देखी ना, उसमें भी औरंगजेब का शिवाजी से टक्कर। ठीक है, तो वही वाला, तो मराठों को कंट्रोल करने के लिए भेजा जाता है इसको, एक मिर्जा राजा जय सिंह को। तो इसके जीत से प्रभावित होकर ये क्या कर देता है, माही मरातिब का टाइटल दिया जाता है औरंगजेब के द्वारा। ये प्रश्न पूछा भी गया है। ठीक है, टाइटल याद रखना इंपॉर्टेंट है कि माही मरातिब का टाइटल कौन से शासक को दिया गया, तो अनूप सिंह को दिया गया। किसके द्वारा दिया गया, औरंगजेब के द्वारा दिया गया, उसके दक्षिण भारत की जीत से प्रभावित हो, साउथ इंडिया की जीत से खुश होकर। अब इसकी कल्चरल अचीवमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखते हैं सांस्कृतिक उपलब्धियां। एक सांस्कृतिक उपलब्धि तो हमें पहले से ही पता है कि बीकानेर चित्रकला का स्वर्णकाल, बीकानेर चित्रकला का स्वर्णकाल। प्रारंभ किसके समय हुई, राय सिंह के समय। ठीक है, बीकानेर चित्रकला प्रारंभ किसके समय हुई, राय सिंह के समय। स्वर्णकाल अनूप सिंह के समय। ठीक है, बीकानेर चित्रकला की क्या खासियत है, उस्ता कला और मथेरण कला। ठीक है, पहले भी पढ़ा था हमने। इसके अलावा इसके जो कलाकार है वो चित्र के नीचे अपना नाम और डेट लिखते हैं। ठीक है, तो यह है बीकानेर चित्रकला। तो बीकानेर चित्रकला का स्वर्णकाल अनूप सिंह के समय। इसके द्वारा एक पुस्तकालय बनाया गया जिसका नाम है अनूप पुस्तकालय। इसमें लगभग हर प्रकार की पुस्तक, जो भी बढ़िया बढ़िया पुस्तकें हैं वो सब किसमें मिलती है, अनूप पुस्तकालय में मिलती है। ठीक है, कई संस्कृत भाषाओं का हिंदी में अनुवाद किया गया इसके द्वारा। ठीक है, इसके द्वारा करवाया गया। कई सारी जो संस्कृत की बढ़िया बढ़िया किताबें थी उसके हिंदी, उसका राजस्थानी में ट्रांसलेशन किसके द्वारा कराया गया, अनूप सिंह के द्वारा किया गया। संस्कृत पुस्तकों का राजस्थानी में अनुवाद। इसमें कुछ जो किताबें हैं वो देख लो। सुखकारिका, ठीक है, इसका राजस्थानी में या मारवाड़ी में अनुवाद। बेताल पचीसी, विक्रम बेताल वाली। और अगला आता है गीता। ठीक है, तो जो गीता का जो राजस्थानी में ट्रांसलेशन किया था उसका ध्यान रखना, आनंद राम ने किया था। किसने किया था, आनंद राम ने किया था। ठीक है, तो संस्कृत पुस्तकों का राजस्थानी में ट्रांसलेशन करवाया। कुछ संस्कृत की पुस्तकें कौन कौन सी है, सुखकारिका, बेताल पचीसी और गीता। गीता का राजस्थानी में ट्रांसलेशन किसने किया, आनंद राम ने किया। ठीक है, इसकी खुद की भी कुछ किताबें लिखी हुई है। अनूप सिंह की भी कुछ किताबें हैं, वो देखो। अनूप विवेक, काम प्रबोध और श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि। ठीक है, तो अनूप विवेक, काम प्रबोध, श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि, ये इसकी कुछ किताबें थी। इसके अलावा एक और किताब थी इसकी, अनुपोदय। जयदेव की एक किताब है गीत गोविंद, पहले भी आई थी जयदेव की किताब गीत गोविंद, जिस पर कुंभा ने क्या लिखी, रसिक प्रिया नामक टीका लिखी थी। ठीक है, इसी प्रकार अनुपोदय जो है ये भी क्या है, गीत गोविंद पर टीका है। ठीक है, ये भी क्या है, गीत गोविंद पर टीका। टीका या कमेंट्री क्या होती है, सिंपल फॉर्म में लिखा गया। ठीक है, कोई टफ लैंग्वेज में उसको सिंपल फॉर्म में लिखना ही क्या है, आम भाषा में लिखना ही क्या है, टीका कहलाती है।
तो ये क्या है, गीत गोविंद पर टीका, जयदेव की गीत गोविंद पर टीका। इसके अलावा कुंभा क्या है, संगीतज्ञता, बढ़िया संगीत के ऊपर किताबें लिखी थी उसने, सूर प्रबंध, काम राज अतिचार, ठीक है, संगीत राज, संगीत मीमांसा, ये देखी थी हमने। तो जो कुंभा के संगीत ग्रंथ है उनका भी संकलन किया इसने, कहाँ पर रखा उनको, अनूप पुस्तकालय में रखा, ठीक है। तो पूछ ले आपसे कि अनूप सिंह की साहित्यिक उपलब्धियां, तो ये सब क्या है, साहित्यिक उपलब्धियां हैं। तो कुंभा के संगीत ग्रंथों का भी इसने क्या किया था, संकलन। अब उस समय औरंगजेब मंदिरों को तोड़ रहा था, मूर्तियों को नष्ट कर रहा था। तो जो साउथ इंडिया से आता है तो ये अपने साथ विभिन्न प्रकार की मूर्तियों को साथ में लाता है, ठीक है। और उनको कहाँ पर, उन मूर्तियों को कहाँ पर रखा जाता है, जूनागढ़ के किले में रखा जाता है, ठीक है। 33 प्रकार की मूर्तियाँ थी वो, इसलिए इसको कहते हैं 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर। 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर कहाँ पर है, ये जूनागढ़ के किले में है। तो 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर किसके द्वारा बनाया गया, अनूप सिंह के द्वारा बनाया गया, ठीक है, अनूप सिंह। और एक 33 करोड़ देवी देवताओं की साल भी पढ़ी थी हमने, कहाँ पर है साल, मंडोर में, किसके द्वारा, अभय सिंह के द्वारा, ठीक है, साल किसके द्वारा, अभय सिंह के द्वारा। तो ये इसकी कुछ बातें हैं। इसके दरबारी विद्वान भी है, इसका जो एक दरबारी विद्वान है उसका नाम है भाऊ भट्ट। दरबारी विद्वान का क्या नाम है, भाऊ भट्ट। तो इसकी किताबें देखो, क्योंकि औरंगजेब ने संगीत पर भी बैन लगा दिया था, तो जो भी कलाकार है वो सब कहाँ आ जाते हैं, अनूप सिंह के पास में आ जाते हैं। तो उनमें से एक था भाऊ भट्ट। तो भाऊ भट्ट के द्वारा जो किताबें लिखी गई है वो है संगीत अनूप अंकुश, संगीत अनूप अंकुश, अनूप संगीत विलास, अनूप संगीत विलास, और एक अनूप संगीत रत्नाकर, अनूप संगीत रत्नाकर, ठीक है। ये इसकी किताब है भाऊ भट्ट की, संगीत अनूप अंकुश, अनूप संगीत विलास और अनूप संगीत रत्नाकर, ठीक है। एक और था इसके दरबार में जिसका नाम था अनंत भट्ट। क्या नाम था, अनंत भट्ट। उसकी भी एक रचना देख लो जिसका नाम है तीर्थ रत्नाकर। क्या नाम है इसका, तीर्थ रत्नाकर, ठीक, ठीक है। तो अनूप सिंह को औरंगजेब ने कौन सा टाइटल दिया, माही मरादिब का टाइटल, ठीक है। किसके द्वारा दिया गया, औरंगजेब के द्वारा, उसकी साउथ इंडिया की चीज से कुछ होकर। इसके अलावा इसकी कल्चरल अचीवमेंट ज़्यादा है। इसने अनूप पुस्तकालय बनाया, कुंभा के संगीत ग्रंथों का संकलन किया, इसके द्वारा कई संस्कृत की किताबों का राजस्थानी में अनुवाद किया गया, जिसमें से कुछ प्रमुख है सुख कारिका, बैताल पचीसी और गीता। गीता का अनुवाद किसने किया, आनंद राव ने। अनूप सिंह ने भी खुद कई प्रकार की पुस्तकों की रचना की, जिसमें अनूप विवेक, काम प्रबोध, साधु प्रयोग, चिंतामणि। इसके अलावा जयदेव की गीत गोविंद पर अनुपोदय टीका भी लिखी, ठीक है। कुछ इसके दरबार में संगीतज्ञ आए जिन्होंने संगीत की पुस्तकों की रचना की, जिसमें से भाऊ भट्ट, संगीत अनूप अंकुश, अनूप संगीत रत्नाकर, अनूप संगीत विलास, ठीक है। एक और थे अनंत भट्ट, जिनके द्वारा तीर्थ रत्नाकर की रचना की गई, ठीक है। तो ये है अनूप सिंह। 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर बनाया गया, साल कहाँ पर है, मंडोर में, ठीक है। और मंडोर में साल किसके द्वारा बनाई गई, अभय सिंह के द्वारा। देखो अनूप सिंह के बाद एक और आता है जोरावर सिंह, काम के नहीं है। इनके बाद एक और आता है गज सिंह, 1746 से लेकर 1787 तक, ठीक है, गज सिंह। इसके समय में मुगल बादशाह था अहमद शाह। इसके द्वारा इसको हिसार परगना दिया गया। कौन सा परगना दिया गया, हिसार परगना। कौन सा परगना दिया गया, हिसार परगना। एक बंगाल का नवाब था जिसका नाम था सफदरजंग। क्या नाम था, सफदरजंग। तो उसके विरुद्ध भी इसने सहायता की थी गज सिंह ने। तो इसको दिया गया 7000 का मनसब, काफी बड़ा मनसब है, 7000 का मनसब। केवल किस किस को दिया था, एक तो मान सिंह को दिया था, गज सिंह को दिया था, ठीक है। 7000 का मनसब दिया जाता है। इसको एक टाइटल भी दिया जाता है। कौन सी उपाधि थी वो, अब उपाधि देखो तुम, राज राजेश्वर, महाराजाधिराज, महाशिरोमणि, श्री गज सिंह। मतलब फेंकने की भी हद है, ठीक है।
बेचारा लिखने वाला तो बावड़ा ही हो जाए, ठीक है। राज राजेश्वर महाराज अधिराज महाशिरोमणि श्री गज सिंह, वो बुलाने वाला भी 4 रोटे ज्यादा पेल के आएगा, ठीक है। तो गज सिंह 7000 का मनसब और ये टाइटल है राज राजेश्वर महाराज अधिराज महाशिरोमणि श्री गज सिंह। अहमद शाह ने इसको क्या दिया था, हिसार परगना दिया था, ठीक है। तो ये गज सिंह के बारे में 7000 का मनसब ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद आता है सूरत सिंह, 1787 से लेकर 1828 तक, ठीक है। सूरत सिंह 1787 से 1828 तक। अब सूरत सिंह के समय में क्या हुआ था, 1805 पर बटनेर पर आक्रमण, ठीक है। बटनेर पर आक्रमण, यह आक्रमण मंगलवार को हुआ था, इसलिए इस किले का नाम क्या कर दिया गया था बाद में, हनुमानगढ़, ठीक है। तो हनुमानगढ़ किसके द्वारा किया गया, सूरत सिंह के द्वारा, ठीक है। हनुमानगढ़ नाम। जो सूरत सिंह की तरफ से गया था उसका नाम था अमरचंद सुराणा। क्या नाम था, अमरचंद सुराणा। याद नहीं रखना, ठीक है, एक बार ऐसे लिख लेना ताकि ऐसे आइडिया लग जाए बस एक बार। तो सूरत सिंह इसका द्वारा क्या कहा, एक तो बटनेर के किले पर आक्रमण किया गया, मंगलवार था उस दिन इसलिए किले का नाम क्या पड़ गया, हनुमानगढ़ पड़ गया, ठीक है। दूसरा आक्रमण इसके द्वारा किया जाता है अंग्रेजों की सहायता के लिए 1814 में चुरू पर आक्रमण। चुरू पर आक्रमण, जब हम चुरू का किला पढ़े थे तभी भी आया था ये चुरू पर आक्रमण। इस समय यहाँ पर क्या धातु खत्म हो गई थी तो चांदी के गोले चलाए गए थे, ठीक है। चांदी के गोले चलाए गए थे, चलाए गए। सीधा पूछ ले कि चांदी के गोलों के लिए कौन सा किला फेमस है, तो चुरू का किला फेमस है, ठीक है। किसके समय चलाए गए थे, सूरत सिंह, ठीक है। बीकानेर की तरफ से कौन था, सूरत सिंह। 1818 में हो जाती है अंग्रेजों से संधि, ठीक है। 1818 में क्या हो जाती है, अंग्रेजों से संधि। ये जो भी अंग्रेजों से संधि हुई ना वो राजा याद रखना है आपको, ठीक है, क्योंकि ये मॉडर्न हिस्ट्री का भी पार्ट बन जाता है, इसलिए अंग्रेज याद रखना है। और अंग्रेजों में जो संधि के लिए राजस्थान में जो अपॉइंट किया था उसका नाम था चार्ल्स मेटकोफ। क्या नाम था, चार्ल्स मेटकोफ। पूछा भी था ये आरएस 2018 में, ठीक है। चार्ल्स मेटकोफ, जो संधि करने वाला ब्रिटिशर्स की तरफ से कौन था, चार्ल्स मेटकोफ। और बीकानेर की तरफ से कौन था, काशीनाथ ओझा। काशीनाथ ओझा किसके द्वारा भेजा गया था, ये सूरत सिंह के द्वारा भेजा गया था, ठीक है। तो अंग्रेजों से संधि हो जाती है 1818 में, ठीक है। इसके बाद अगला राजा आता है रतन सिंह, 1828 से लेकर 1851 तक, ठीक है। अगला राजा क्या है, रतन सिंह। ये मॉडर्न हिस्ट्री का आ गया, ठीक है। मिडिएवल तो खत्म होगी जहाँ संधि होगी, ठीक है। जहाँ संधि होगी वहाँ पर मिडिएवल हिस्ट्री खत्म। रतन सिंह क्यों इंपॉर्टेंट है, रतन सिंह इसलिए इंपॉर्टेंट है 1836 में, ठीक है। ये क्या हुआ था, गया में, वहाँ पर इसने अपने सामंतों को कन्यावध नहीं करने की कसम दे दी थी, ठीक है। तो कौन सा राजा था जिसने अपने सामंतों को कन्यावध नहीं करने की शपथ दी थी, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है मॉडर्न हिस्ट्री में, ठीक है। तो किसके द्वारा दी गई थी, रतन सिंह के द्वारा। गया में, गया कहाँ पर पड़ता है, बिहार में। वहाँ पर गंगा जी की शपथ लेकर कन्यावध नहीं करने की शपथ ली थी इन्होंने अपने सामंतों को, अपने सामंतों को कन्यावध नहीं करने की शपथ दी, ठीक है। इसके समय एक युद्ध भी थोड़ा सा वो देख लेना एक बार, वासणपी का युद्ध। वासणपी का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था, ये रतन सिंह और जैसलमेर का था एक गज सिंह, ठीक है। ऊंटों को लेकर ये युद्ध हुआ था, ऊंटों को लेकर, जैसलमेर का। इसमें जीता कौन था, जैसलमेर का गज सिंह जीत गया था, ठीक है। बाद में अब चूंकि यहाँ पर अंग्रेजों से संधि होगी, ठीक है। अंग्रेजों से संधि की क्या शर्त थी कि आप जब भी कोई मतलब आक्रमण करोगे तो हमसे परामर्श लोगे, ठीक है। बिना हमारे परामर्श के आप आक्रमण नहीं करोगे, ठीक है। तो ये इस संधि का वायोलेशन था, ठीक है। इस संधि का क्या था, ये वायोलेशन था या उल्लंघन था। तो बाद में मेवाड़ के महाराणा जवान सिंह के द्वारा समझौता कराया गया था, ठीक है। जवान सिंह के द्वारा क्या कराया गया था, समझौता। देख लेना एक बार, ध्यान रख लेना। बाकी ये ध्यान रखना है अपने सामंतों को कन्यावध की शपथ, कन्यावध नहीं करने की शपथ दिलाने वाला शासक कौन था, रतन सिंह था, ठीक है। इसका एक दरबारी कवि भी थे जिसका नाम था दयाल दास। क्या नाम था, दयाल दास। उसके द्वारा लिखा गया था बीकानेर के राठौड़ों की ख्यात।
वो थी राजस्थान की अंतिम ख्यात। राजस्थान की पहली ख्यात कौन थी? मुणोत नैणसी की नैणसीरी ख्यात, उसमें था मारवाड़ की हिस्ट्री, ठीक है। और बीकानेर के राठौड़ों की ख्यात किसके द्वारा लिखी गई? दयाल दास के द्वारा, ठीक है। उसमें जोधपुर की भी हिस्ट्री है और बीकानेर की भी हिस्ट्री है, ठीक है। जोधपुर की भी हिस्ट्री है और बीकानेर की भी हिस्ट्री है, इतना लिखो, फिर लिखते हैं आगे। ठीक है। तो गज सिंह 7000 का मनसब अहमद शाह द्वारा हिसार परगना दिया गया। कौन सा टाइटल मिला? महाराज इधरराज, महाराज राजेश्वर, महाशिरोमणि, श्री गज सिंह का, ठीक है। सूरज सिंह बटनेर पर आक्रमण किया गया, मंगलवार था इसलिए नाम कर दिया हनुमानगढ़। चूरू पर भी आक्रमण किया गया, चांदी के गोले बरसाए गए, अंग्रेजों से संधि की गई। सूरज सिंह की तरफ से कौन गया? काशीनाथ ओझा। इसके बाद रतन सिंह, रतन सिंह के समय एक युद्ध हुआ, वासणपी का युद्ध 1829 में, ठीक है। सनी डालो, वासणपी का युद्ध 1829 में, ठीक है। किस किस के बीच में हुआ? गज सिंह, जैसलमेर ऊंटों को लेकर हुआ था ये, तो इसमें गज सिंह जीत गया था। बाद में मेवाड़ के जवान सिंह के द्वारा समझौता कराया गया, ठीक है। जब हम लोक देवता पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा था डूंगजी जवार जी, ठीक है। क्या पढ़ा था? डूंगजी जवार जी। इन्होंने अंग्रेजों की नसीरा बादशाहों ने लूट ली थी, ठीक है। तो जो जवार जी को शरण किसने दी थी? जवार जी को शरण देने वाला कौन था? रतन सिंह, ठीक है। लिख लो ये कि जवार जी को शरण किसने दी थी? रतन सिंह ने। और डूंग जी को देता है जोधपुर का तख्त सिंह, ठीक है। तो जवाहर जी को शरण किसने दी थी? रतन सिंह ने दी थी। अब रतन सिंह का एक और दरबारी कविता जिसका नाम था दयाल दास। क्या नाम था? दयाल दास। इसके द्वारा लिखी गई बीकानेर की राठौड़ों की ख्यात। इसको दयाल दास की ख्यात भी कहते हैं या बीकानेर के राठौड़ों की ख्यात। बीकानेर के राठौड़ों की ख्यात, ठीक है। तो पूछ ले आपसे बीकानेर के राठौड़ों की ख्यात किसके द्वारा लिखी गई? दयाल दास। किसका दरबारी विद्वान था? रतन सिंह का दरबारी विद्वान था, ठीक है। ये राजस्थान की अंतिम ख्यात है, राजस्थान की अंतिम ख्यात। राजस्थान की पहली ख्यात कौन सी थी? नैणसीरी ख्यात, जो कि मुणोत नैणसी के द्वारा लिखी गई, जिसको मुंशी देवी प्रसाद द्वारा राजपुताने का अबुल फजल कहा गया। किसके दरबार में थे वो? जसवंत सिंह फर्स्ट के दरबार में थे, ठीक है। तो बीकानेर के राठौड़ों की ख्यात, इसमें दो हिस्ट्रियाँ हैं, एक तो जोधपुर की हिस्ट्री है और दूसरी हिस्ट्री है इसमें बीकानेर की, ठीक है। एक तो जोधपुर की राठौड़ों की हिस्ट्री है, एक बीकानेर की हिस्ट्री है। तो कहाँ से कहाँ तक है? बीका से लेकर सरदार सिंह तक, ठीक है। ये दयाल दास सरदार सिंह के दरबार में भी था, ठीक है। रतन सिंह के दरबार में तो था ही सही, साथ में साथ सरदार सिंह के दरबार में भी था। तो हमारा क्या हो गया? रतन सिंह हो गया, ठीक है। कन्यावध, अपने सामंतों को कन्यावध नहीं करने की शपथ दी, दयाल दास हो गया। जवाहर जी को शरण देता है, वासणपी का युद्ध हो गया 1829 में, ठीक है। वासणपी का युद्ध 1829 में। इसके बाद अगला आता है हमारा सरदार सिंह, 1851 से लेकर 72 तक, ठीक है। 1857 की क्रांति के समय बीकानेर का शासक कौन था? सरदार सिंह था, ठीक है। वहां पे पढ़ा था हमने कि राज्य का एकमात्र शासक जो कि अपने राज्य से बाहर जाकर अंग्रेजों की मदद करता है। कहाँ पे जाता है ये? बाड़लू, बाड़लू पंजाब में एक जगह पड़ती है, हिसार के पास बाड़लू जगह पर। यहाँ पर चला जाकर भी अंग्रेजों की क्या करता है? ये मदद करता है कि राज्य का एकमात्र ऐसा राजा है जो अपनी रियासत के बाहर जाकर अंग्रेजों की मदद करता है, ठीक है। अंग्रेजी से खुश होकर इसको क्या देते हैं? एक टिब्बी परगना पड़ता है। क्या पड़ता है? टिब्बी परगना। उसके 41 गाँव दे देते हैं, 41 गाँव दे देते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा सरदार सिंह। सरदार सिंह के बाद अगला आता है डूंगर सिंह। डूंगर सिंह 1872 से लेकर 79, ठीक है। तो बीकानेरी भुजिया, डूंगर सिंह के समय क्या होते हैं? बीकानेर भुजिया का जो चलन आया वो किसके समय आया? डूंगर सिंह के समय, 87। एक मिनट, ठीक है। डूंगर सिंह 72 से 87 तक। बीकानेरी भुजिया का चलन किसके समय हुआ? डूंगर सिंह। अब एक और इंपॉर्टेंट शासक गंगा सिंह, 1887 से लेकर 1943 तक। तो ये इतना लिखो। इसके बाद लिखते हैं हम गंगा सिंह।
ठीक है। तो दयालदास की बीकानेर के राठौड़ों की ख्यात, ये राजस्थान की अंतिम ख्यात है। ख्यात क्या होता है? किसी की प्रसिद्धि में लिखा गया लेख, ठीक है। सरदार सिंह 1857 क्रांति के समय बीकानेर का राजा, एकमात्र शासक जो कि अपनी रियासत के बाहर जाकर अंग्रेजों की मदद करता है। अंग्रेज प्रभावित होते हैं और टिब्बी परगने के 41 गांव दे देते हैं। डूंगर सिंह आता है इसके बाद, जिसके समय बीकानेरी भुजिया का चलन स्टार्ट हुआ। इसके बाद आता है गंगा सिंह आधुनिक बीकानेर का निर्माता। गंगा सिंह 1887 से लेकर 1943 तक, ठीक है। गंगा सिंह तो सबसे पहले 1899 का साल, आप ऐसे साल वाइज याद रखना इसको सीक्वेंस में, ठीक है, तो थोड़ा आसानी रहेगी। तो 1899 इस समय एक अकाल पड़ता है बीकानेर में, 56 अकाल कहते हैं, ठीक है। 56 क्यों कहते हैं? क्योंकि विक्रम संवत 56 में आता है ये, 99 में 57 जोड़ो तो 1956 आएगा, ठीक है। तो 56 अकाल किसके समय पड़ा? गंगा सिंह के समय। इसने अपना खजाना खोल दिया था, बहुत सारे वेलफेयर के काम किए थे, ठीक है। 56 अकाल, बहुत सारे वेलफेयर के काम किए थे। इसी समय चीन में एक विद्रोह होता है, बॉक्सर विद्रोह, ठीक है। चीन में एक विद्रोह होता है, बॉक्सर विद्रोह। चीन के बॉक्सर विद्रोह को दबाया जाता है इसके द्वारा। इससे प्रभावित होकर अंग्रेजों द्वारा इसको केसर-ए-हिंद मेडल दिया जाता है। केसर-ए-हिंद, केसर का मतलब जर्मन शब्द है केसर, जिसका मतलब है सम्राट। ये हिंदुस्तान का सम्राट कौन है? गंगा सिंह है, ठीक है। बहुत सारी पदवियां दी, केसर-ए-हिंद की पदवियां बहुत सारे लोगों को दी गई है ब्रिटेन के द्वारा, एक बहुत बड़ा सम्मान माना जाता है। तो केसर-ए-हिंद का टाइटल दिया जाता है, ठीक है। 56 अकाल में इसके द्वारा किए गए वेलफेयर कामों के लिए और चीन के बॉक्सर विद्रोह को दबाने के कारण चीन युद्ध मेडल भी दिया जाता है, ठीक है। चीन युद्ध मेडल भी दिया जाता है, आपको ये ध्यान रखना है, केसर-ए-हिंद का टाइटल, ठीक है। इसके बाद आता है 1913। 1913 में इसके द्वारा प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की जाती है। किसकी? प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना। अब ये प्रजा प्रतिनिधि सभा क्या होती है? नाम से पता चल रहा है प्रजा प्रतिनिधि सभा, जिसमें जनता का रिप्रेजेंटेशन हो। तो बेसिकली अभी जो विधानसभा है उसी का ही एक रूप है, ठीक है। इसमें कुछ अधिकार जनता को दे दिए जाते हैं, ठीक है। बहुत नाम मात्र के अधिकार, सारे अधिकार किसके पास होते हैं? राजा के पास। बहुत नाम मात्र के अधिकार इसने किसको दे दिए? जनता को दे दिए। जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे थे प्रजामंडल आंदोलन, तब हमने पढ़ा था बीकानेर षड्यंत्र अभियोग, ठीक है, प्रजामंडल आंदोलन द्वारा। किसके? जब ये सेकंड गोल में सम्मेलन में भाग लेने के लिए गंगा सिंह जाता है, तो वहाँ पर बीकानेर दिग्दर्शक नाम से जो पैम्पलेट है वो बंटवा दिए जाते हैं, क्योंकि गंगा सिंह कुछ समझता था। ऐसे तो अच्छा राजा था, ठीक है। गंगा सिंह क्या था? बढ़िया राजा था, मॉडर्न राजा था एक। लेकिन ये क्या हो गया? धीरे धीरे तानाशाह बन गया, ठीक है। इसके द्वारा कई सारे काम कराए गए, जैसे प्रजाप्रतिनिधि सभा। इसको लगता था भाई मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया, ठीक है। लेकिन वास्तव में इसने जनता को कोई अधिकार नहीं दिए, सारे के सारे अधिकार किसके पास रख लिए? खुद के पास रख लिए। तो प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना 1916। देखो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना चल रही थी उस समय। उसके लिए चंदा उगाया जा रहा था, ठीक है। बनारस, तो उसके लिए जो चंदा उगाने वाला व्यक्ति था उसका नाम क्या था? मदन मोहन मालवीय, महामना मदन मोहन मालवीय। तो वो आए गंगा सिंह के पास, ठीक है। तो उन्होंने मांग की कि भाई ऐसे वैसे हम बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना रहे हैं, तो आप चंदा वंदा दो। तो उन्होंने कहा भाई कितने चंदा चाहिए? उन्होंने कहा भाई बहुत सारे पैसों की जरूरत है, आप कितना दे सकते? तो उन्होंने कहा कि जितना भी जरूरत पड़े ना सब मुझसे ले लो, ठीक है। तो इन्होंने सर्वाधिक आर्थिक सहायता, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में सर्वाधिक आर्थिक सहायता जो किसके द्वारा दी गई? गंगा सिंह जी के द्वारा दी गई। इसलिए ये आजीवन उसके कुलपति बने रहे, ठीक है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU, BHU की स्थापना में मदन मोहन मालवीय को सर्वाधिक आर्थिक सहायता, ठीक है। सबसे ज्यादा जो पैसे दिए थे वो किसने दिए थे? गंगा सिंह जी ने दिए थे। सर्वाधिक आर्थिक सहायता गंगा सिंह द्वारा। इसलिए आजीवन क्या बने रहे? कुलपति बने रहे, चांसलर बना दिया इसको, ठीक है। तो BHU की स्थापना के लिए जो सर्वाधिक आर्थिक सहायता है, पूछा भी गया है क्वेश्चन, सर्वाधिक आर्थिक सहायता किसके द्वारा दी गई? गंगा सिंह के द्वारा। गंगा सिंह इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ के जाना। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के समय सबसे ज्यादा आर्थिक सहायता किसने दी? गंगा सिंह, आजीवन कुलपति बने रहे।
उसके बाद 1918, ठीक है। देखो जो फर्स्ट वर्ल्ड वार चलता है वो चलता है 14 से 18 तक, ठीक है, 14 से 18 तक चलता है। उसके बाद में वर्साई की संधि होती है जिसको कहते हैं पेरिस शांति सम्मेलन। तो उस पेरिस शांति सम्मेलन में भाग लेने वाला भारत की तरफ से एकमात्र राजा कौन था? गंगा सिंह था, ठीक है। पेरिस शांति सम्मेलन में भाग लेने वाला एकमात्र राजा देश का, 32 मेंबर थे, उसमें से एक गंगा सिंह भी था जिसके द्वारा पेरिस शांति सम्मेलन पर साइन किए गए थे, ठीक है। इसके बाद 1921, देखो जो ब्रिटिशर थे और इसके अलावा जो रियासतें थी उनके बीच में एक अच्छा रिलेशन रहे, उसके लिए एक बनाई गई थी जिसका नाम था चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, ठीक है। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस बनाया गया था नरेंद्र मंडल। उसके जो पहले चांसलर थे वो कौन थे? गंगा सिंह थे। देश की जितनी भी रियासतें थी उनके जो भी राजा महाराजा थे उनका एक ग्रुप था बेसिकली चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, नरेंद्र मंडल। उसको हिंदी में तो कहते हैं नरेंद्र मंडल और इंग्लिश में नाम था उसका चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, ठीक है। तो जो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस है उसके जो पहले चांसलर या पहले अध्यक्ष है वो कौन बने थे? गंगा सिंह। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, इसको हिंदी में कहते हैं नरेंद्र मंडल, कि पहले अध्यक्ष या चांसलर कह लो, ठीक है। वो कौन बने? गंगा सिंह जी बने, ठीक है। उसके बाद 1927 में इनके द्वारा क्या लाई गई? गंग नहर, ठीक है। इनके द्वारा क्या लेके आई गई? गंग नहर, इसलिए इनको क्या कहते हैं? राजस्थान का भगीरथ भी कहा जाता है, ठीक है। गंग नहर की स्थापना, इंजीनियर कौन था इसमें? कंवर सेन, ठीक है। इसलिए गंगा सिंह जी को क्या कहते हैं? राजस्थान का भगीरथ भी कहते हैं, ठीक है, राजस्थान का भगीरथ। और जो इसका उद्घाटन है वो किसने किया था? इस समय गवर्नर था लॉर्ड इरविन, उसके द्वारा ये उद्घाटन किया गया था, ठीक है। उसके बाद देखो जो भारतीय वो लगातार मांग कर रहे थे संवैधानिक सुधारों की, कि हमें भी क्या दिया जाए? शासन में अधिकार दिया जाए, ठीक है, क्योंकि हम भारतीय, हमें भारतीयों पर शासन करने का हक केवल भारतीयों को होना चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने कंटिन्यू संवैधानिक सुधारों की मांग की। तो उनके बीच में बातचीत का एक मतलब सेट की गई टेबल, जिसको कहते हैं हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गोलमेज सम्मेलन कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं? गोलमेज सम्मेलन। लंदन में हुआ था ये बेसिकली गोलमेज सम्मेलन। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। गोलमेज का मतलब है राउंड टेबल, ठीक है। इसमें इधर ब्रिटिशर्स भी बैठेंगे और भारत के अलग अलग भारत के जो भी रिप्रेजेंटेटिव है अलग अलग, क्योंकि भारत का एक पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन ही था, ठीक है। जैसे कि कांग्रेस एक अलग थी, मुस्लिम लीग अलग थी, ऐसे कि अलग अलग बहुत सारे ये बने हुए थे। तो वो सब अपनी बात रखें ताकि एक कॉमन एजेंडे पर सहमति बन सके, उसके लिए गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे? ये 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, ठीक है। तो इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला देश का एकमात्र राजा कौन था? गंगा सिंह। अम्बेडकर भी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ठीक है। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला राजस्थान का एकमात्र भाग लेने वाला राजा, ठीक है। तो ये इतना लिखो, उसके बाद और है, ठीक है। तो गंगा सिंह, ठीक है, केसर हिंद की उपाधि दी गई इनको। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला राजस्थान का एकमात्र राजा, बीएचयू के आजीवन कुलपति रहे, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस या नरेंद्र मंडल के पहले अध्यक्ष रहे, ठीक है। गंग नहर की इनके द्वारा गंग नहर को बनाया गया, इसलिए इनको कहा जाता है राजस्थान का भगीरथ। पेरिस शांति सम्मेलन में भाग लेने वाला देश का एकमात्र राजा, ठीक है। और बातें देखते हैं इनके बारे में। इनकी ऊंटों की एक सेना है जिनका नाम है गंगा रिसाला, ऊंटों की सेना, ठीक है। ऊंटों की सेना को क्या नाम दिया? गंगा रिसाला। इसके द्वारा फर्स्ट वर्ल्ड वार में भी भाग लिया गया और सेकंड वर्ल्ड वार में भी भाग लिया गया, ठीक है। पहले वर्ल्ड वार में भी भाग लिया गया और सेकंड वर्ल्ड वार में भी भाग लिया गया।
फर्स्ट वर्ल्ड वार में टर्की था, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वार में कौन था? टर्की। टर्की में उस समय किसका शासन था? ओटोमन साम्राज्य का, ठीक है। किसका शासन था? ओटोमन साम्राज्य का। तो उस ओटोमन साम्राज्य को तोड़ने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है किसकी? गंगा सिंह जी की। इसीलिए इनको कहाँ मिलाया गया था? पेरिस शांति सम्मेलन में, ठीक है। इसीलिए इनको कहाँ बुलाया गया था? पेरिस शांति सम्मेलन में बुलाया गया था। गंगा सिंह के द्वारा अपने सिक्कों पर क्या लिखवाया गया? विक्टोरिया इम्प्रेस, ठीक है। सिक्कों पर क्या लिखवाया गया? विक्टोरिया इम्प्रेस, ठीक है। अपने सिक्कों पर क्या लिखवाया गया? विक्टोरिया इम्प्रेस लिखवाया गया, ठीक है। लॉर्ड लिनलिथगो, ये गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड लिनलिथगो। इनके द्वारा इन्हें जनरल की उपाधि दी गई, ठीक है। किसकी उपाधि दी गई? जनरल की उपाधि दी गई, ठीक है। लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा इन्हें जनरल का टाइटल दिया गया, ठीक है। उस समय वर्ल्ड वार चल रहा था तो एक वार कैबिनेट बनाई गई थी, ठीक है। लॉयड जॉर्ज के द्वारा क्या बनाई गई थी? एक वार कैबिनेट। तो उस वार कैबिनेट में कि भाई युद्ध के मसलों पर कैसे कैसे निर्णय लिए जाएंगे, उसके लिए एक वार कैबिनेट बनाई गई। तो उस वार कैबिनेट का एकमात्र जो अश्वेत मेंबर था, ठीक है, सारे मेंबर कैसे थे? व्हाइट मैन थे, ठीक है। जो एकमात्र अश्वेत मेंबर थे वो कौन थे? गंगा सिंह जी थे। लॉयड जॉर्ज द्वारा बनाई गई वार कैबिनेट का एकमात्र अश्वेत सदस्य, तो ये गंगा सिंह जोरदार आदमी, मतलब पेरिस शांति सम्मेलन में देश में से गंगा सिंह एकमात्र आदमी। 32 जनों ने सिग्नेचर किए थे, उसमें से एक गंगा सिंह। पूरे वर्ल्ड में 32 जने, उसमें भी गंगा सिंह, ठीक है। वार कैबिनेट का एकमात्र अश्वेत मेंबर, लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा जनरल की उपाधि, ठीक है। एक और बात ध्यान रखना, रोम नोट, रोम नोट। जब गंगा सिंह जी 1917 में कहाँ से लौट रहे थे? लंदन से लौट रहे थे। तो उस समय चर्चाएं चल रही थी क्या कि भारत के जो आंदोलनकारी है, जो भारत के राष्ट्रवादी है, उनके द्वारा क्या मांग की जा रही थी? संवैधानिक सुधारों की मांग की जा रही थी कि ठीक है कि थोड़े बहुत संवैधानिक सुधार की जाए, थोड़े बहुत पावर हमारे द्वारा दी जाए, क्योंकि भारतीयों पर जो रूल करने का अधिकार है वो केवल किसको? भारतीयों को ही होना चाहिए, ठीक है। तो उसी संदर्भ में इनके द्वारा लिखा गया था रोम नोट, ठीक है। 1917 में लंदन से लौटते समय किसको? चैम्बरलेन को, चैम्बरलेन को लिखा गया ये रोम नोट। आपको सीधा ध्यान रखना है केवल रोम नोट। पूछ लेगा कि रोम नोट किसके द्वारा लिखा गया था, तो गंगा सिंह जी के द्वारा लिखा गया था रोम नोट। किसको लिखा गया? चैम्बरलेन को। इसमें क्या, इसमें भी यही बात की गई कि ब्रिटिशर्स के द्वारा थोड़े बहुत रिफॉर्म किए जाने चाहिए इस नोट में। बेसिकली एक प्रेस नोट था जिसमें ये बात की गई, ठीक है। एक लेटर था जिसमें ये सब बातें लिखी गई थी। ब्रिटेन द्वारा सुधारों की मांग, ठीक है। ब्रिटेन द्वारा सुधारों की मांग की गई। तो अब वापस से गंगा सिंह पे आते हैं। तो सबसे पहले 56 या अकाल के समय खजाना खोल दिया, ठीक है। चीन के बॉक्सर विद्रोह को दबाया, केसर हिंद का टाइटल मिला, ठीक है। प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की 1913 में। प्रजा प्रतिनिधि सभा क्या है? आज की विधानसभा। बस उसमें उस समय थोड़े बहुत राइटी थे, ठीक है, कुछ गिने चुने राइटी उनको दे रखे थे। उसके बाद में आया BHU के समय आजीवन, मतलब सबसे ज़्यादा जो आर्थिक सहायता दी थी मालवीय साहब को किसने दी थी? गंगा सिंह। आजीवन कुलपति रहे, ठीक है। पेरिस शांति सम्मेलन में भाग लेने वाला राजस्थान का देश का एकमात्र राजा था, ठीक है। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस या नरेंद्र मंडल का पहला अध्यक्ष। गंगनहर की स्थापना, इसलिए राजस्थान का भगीरथ। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला राजस्थान का एकमात्र राजा। इनकी ऊँटों की सेना कहलाती है गंगा रिसाला। इनने फर्स्ट वर्ल्ड वार में भी भाग लिया, सेकेंड वर्ल्ड वार में भी भाग लिया, ठीक है। रोम नोट टिका गया चैम्बरलेन को, जिसमें ब्रिटिश सुधारों की मांग की गई, ठीक है। इसके अलावा लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा इन्हें जनरल का टाइटल दिया गया। और वे कैबिनेट में जो पहले अश्वेत मेंबर थे वो कौन थे? गंगा सिंह जी थे, ठीक है। सिक्कों पर क्या लिखवाया? विक्टोरिया इम्प्रेस, ठीक है। सिक्कों पर क्या लिखाया? विक्टोरिया इम्प्रेस लिखवाया गया। एक और चीज ध्यान रखना, एक बटलर समिति थी। क्या थी? बटलर समिति। 1927 में बटलर समिति क्यों बनाई गई थी? ब्रिटेन के द्वारा रियासतों से किस प्रकार के संबंध रहेंगे ब्रिटिश के, ठीक है, उसके संदर्भ में थी ये बटलर कमेटी। तो उसमें बटलर कमेटी में के समक्ष गंगा सिंह जी द्वारा ये कहा गया कि जो हमारा रिलेशन है वो
इंडियन गवर्नमेंट से नहीं होना चाहिए, बल्कि किससे होना चाहिए, ब्रिटिश राजतंत्र से होना चाहिए, क्योंकि फाइनली जो रूल कौन कर रहा है, ब्रिटेन ही कर रहा है। इसलिए हमारा डायरेक्ट रिलेशन किससे होना चाहिए, ब्रिटिश राजतंत्र से होनी चाहिए। ये मांग किसने की, गंगा सिंह जी ने की, किसके सामने, बटलर समिति के सामने। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, गंगा सिंह द्वारा मांग कौन सी थी कि हमारा जो रिलेशन है वो भारतीय सरकार से नहीं होकर किससे होना चाहिए, ब्रिटिश राजतंत्र से होना चाहिए। डायरेक्ट रिलेशन किससे होना चाहिए, ब्रिटिश राजतंत्र से होना चाहिए। तो ये सब बातें थी गंगा सिंह जी की। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है गंगा सिंह जी से, यहाँ से प्रश्न बनता है, इसलिए ये ध्यान रखना है आपको, गंगा सिंह। अब गंगा सिंह जी के बाद इनका बेटा आता है शार्दुल सिंह। कौन आता है, शार्दुल सिंह। शार्दुल सिंह, शार्दुल सिंह के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो उस समय, ठीक है, माउंट बेटन घोषणा हुई थी 3 जून 1947 को, तो उस समय रियासतों से कहा गया या तो आप भारत में मिल जाओ या पाकिस्तान में मिल जाओ या आज़ाद रह जाओ। ठीक है, तो उस समय रियासतों में यही मतभेद चल रहा था कि क्या किया जाए। तो उस समय भारत में मिलने के लिए एक विलय पत्र था कि रियासतों के द्वारा कि हम भारत में मिलना चाहते हैं। तो उस विलय पत्र पर सबसे पहले साइन किसने किए थे, रियासतों में शार्दुल सिंह ने किए थे। ठीक है, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला, साइन करने वाला देश का पहला राजा, देश का पहला राजा था। इससे क्या हुआ, और दूसरे राजा भी मोटिवेट हुए और देश आज़ाद होने से पहले लगभग हैदराबाद और जूनागढ़ को छोड़कर सारे के सारे किसमें मिल गए, भारत में मिल गए। ठीक है, ये था शार्दुल सिंह। ये गंगा सिंह जी के बारे में एक और बात ध्यान रखना, एक तो देशनोक, देशनोक में किसका मंदिर है, करणी माता का मंदिर, एक रामदेवरा, एक गोगामेड़ी, हनुमानगढ़। इन तीनों मंदिरों का जो वर्तमान स्ट्रक्चर है वो किसके द्वारा बनाया गया, गंगा सिंह जी के द्वारा बनाया गया। ठीक है, तो ये है हमारा बीकानेर के राठौड़ों का इतिहास। ठीक है, धन्यवाद।